अगर आपने एकदम प्योर नॉन कंटेमिनेटेड नॉन टॉक्सिक वाटर पानी उसमें नदी में छोड़ दिया स्ट्रीम के अंदर, लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस पे, वो पोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो मछलियों को मार देगा जैसे वो कांटेक्ट में आएगा, है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ नेचर टू न्यूट्रलाइज एटलीस्ट इमीडिएटली वी आर। हाँ, एक और चीज, आइदर हम ये जो चीज़ें कर रहे हैं एट एब्सोलूट नंबर्स के टर्म्स में हम कर रहे हैं कि खूब सारी चीज़ क्वांटिटीज़ में हमने ज़्यादा डाल दी, ठीक है, क्वांटिटीज़ ज़्यादा कर दी, परसिस्टेंट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, हाँ वो कह सकते हैं, बट वो जनरली हम किसकी बात करते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। बट एनीवे ये सारी चीज़ें जो परसिस्टेंट रहती हैं, जैसे बेंजीन है, उसको तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्यों? इतना स्टेबल सब्सटेंस है, उसको नहीं तोड़ा जाता, ठीक है, तो इसलिए वो परसिस्टेंट है, उसको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलते हैं। और प्लस हम उसको पोल्यूटेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री के साथ वो बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ ऑब्वियसली बेंजीन ऑर्गेनिक है। क्या होता है बेंजीन? यस, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। यस, सबसे बड़ा है कि जो लीचिंग होती है, आपने फर्टिलाइजर डाल दिया सब जगह पौधों को उगाने के लिए, ठीक है, बहुत सारा भर भर के डाला ताकि जितनी ग्रोथ हो सके उतना अच्छा मुफ्त में मिल रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी ऐसे फेंकते हैं, है ना। अब वो डाला और पानी आया और वो ग्राउंड वाटर में चला गया, स्ट्रीम में चला गया, रन ऑफ हो गया, सरफेस रन ऑफ हो गया, और वो सब वाटर बॉडीज में चला गया। बर्ड्स को बहुत ज़्यादा चाहिए। यस, ग्रेविटी के अगेंस्ट उन्हें फ्लैप करना है, वो तो ऊपर में होता है, सब सही है, बट ईगल को लगातार खाना पड़ता है, जबकि उसके पास दिमाग भी उतना नहीं है। मतलब हमारे पास ज़्यादा है बॉडी मास के कंपैरिजन में, और दिमाग सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। और एक और चीज़, और किस चीज़ में यूज़ होगा कि रेगुलेट करने में, है ना। और फिश क्या है, रेगुलेट करना नहीं पड़ता उनको उतना, क्यों? पानी अपने आप ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता, है ना, उनको रेगुलेट नहीं करना। तो इन सारी चीज़ों में एनर्जी सेव कर ले रहे हैं, पर उसको जैसे ही खोला वो फिर से एयर के साथ घूमते हुए बैक्टीरिया कहीं आ जाएंगे। हाँ, बर्फ़ भी पॉसिबल है, बट बर्फ़ में एक चीज़ ध्यान रखना, कई सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो पहले जमाओ तुरंत इसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं। हमें एक्चुअली उसको भी हटाना होता है क्योंकि परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम पूरी चीज़ को ड्राई करते हैं मतलब एवपोरेशन करने शुरू कर देते हैं, उसका बॉइलिंग करते हैं, जो मटेरियल बचा, ठीक है, उसके बाद जो मटेरियल बचा उसके बाद उसका हीट ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि हाँ ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी टोटल, वो टोटल कार्बनिक मतलब कार्बन बेस्ड लाइफ की डिमांड है, ठीक है। अब हमें करना था पोल्यूशन, राइट। हाँ, अरे सारे पोल्यूशन हो गए, कौन सा छोड़ना, कौन सा बच गया। जैसे ये अच्छा तरीका है, डेट यहाँ लिखना अच्छा तरीका है ना। हाँ, जब वापस वीडियोस देखेंगे तो एटलीस्ट सीरियल याद रहेगा, ये अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ, करना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, अक्सर मैं सीरियल भूल जाता हूँ, क्या करा जाए, ये अच्छा सोल्यूशन है, डेट लिख दिया जाए आते ही। वो तो पता नहीं, ऐसे बच्चों के लिए लिखता हूँ। नहीं, ये है ना कि बच्चे सबसे पहले अपने क्लास में नोट करते थे कि इस डेट को ये कराया गया, इसलिए। हाँ, बच्चे अपना रिकॉर्ड रखते थे, अब हम अपने रिकॉर्ड के लिए। चलो बताओ पोल्यूशन होता क्या है, ठीक है, आप दोनों को पता है, बाकी बताओ। हाँ, जब कंटामिनेंट्स इतने बढ़ जाए कि नेचर रिसाइकिल, यस, आपने बताया। हाँ ठीक है, तो बस यही है, मतलब मेन आइडिया ये है कि खाली कंटामिनेंट नहीं, कोई भी चीज़
को हम पोल्यूशन मानेंगे अगर वो इस लेवल तक चली जाए कि एनवायरनमेंट की जो एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब इट उसके बियॉन्ड हो, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नेसेसरी है, अगर इसको पोल्यूटेंट मानेंगे और मान लो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, हमारे प्लांट मर जाएंगे। वो शुगर कैसे बनाते हैं, राइट, विच मीन्स एक टॉलरेंस लेवल है ना। अगर इसके बियॉन्ड जाना शुरू कर दिया, नेचर्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इट, उसके बियॉन्ड जाना हमने शुरू कर दिया, तो वो पोल्यूटेंट है। तो CO2 एक पोल्यूटेंट है। क्यों? अब वो इस कैपेसिटी के बियॉन्ड चला गया कि प्लांट्स उसको वापस एब्जॉर्ब करते है ना, और किसी तरीके से मतलब न्यूट्रलाइज कर देते। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे शब्द यही आना चाहिए कि नेचर्स एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज इट, है ना। तो जैसे आपके इसमें डेफिनेशन जो लिखी है, क्या लिखा है कि डिफाइंस पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हाँ, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का भी एक्यूमुलेशन पोल्यूशन है। जैसे रेडिएशन पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, गर्म पानी, हाँ, साउंड पोल्यूशन, राइट। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी in an environment in an environment in quantities or at flow rates which exceed the ecosystem's capacity to either neutralize or disperse them to harmless levels, है ना। हाँ, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हम दो शब्द याद रखेंगे कि न्यूट्रलाइज ना कर पाए, ठीक है, और क्या चीज न्यूट्रलाइज ना कर पाए, एनवायरनमेंट न्यूट्रलाइज ना कर पाए, क्या चीज ना कर पाए, substances, yes, substances and forms of energy। ठीक है, तो अगर आपने एकदम प्योर नॉन कंटेमिनेटेड नॉन टॉक्सिक वाटर पानी उसमें नदी में छोड़ दिया, स्ट्रीम के अंदर, लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस पे, वो पोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो मछलियों को मार देगा जैसे वो कांटेक्ट में आएगा, है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ नेचर टू न्यूट्रलाइज एटलीस्ट इमीडिएटली वी आर। हाँ, एक और चीज, आइदर हम ये जो चीजें कर रहे हैं एट एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में हम कर रहे हैं कि खूब सारी चीज क्वांटिटीज में हमने ज्यादा डाल दी, ठीक है, क्वांटिटीज ज्यादा कर दी, या फ्लो रेट ज्यादा कर दिया, ठीक है। जैसे अगर हमने गर्म पानी छोड़ा है, एक्चुअली वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इवेंचुअली, बट हमने ऐसे फ्लो रेट पे छोड़ा है कि उससे इमीडिएटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा, और इतना न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा कि मतलब कि वो टॉलरेंस लेवल पे आ जाए फिश के। मतलब हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस फिश 30 सेकंड के लिए सह पाए, लेकिन वो या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मतलब उस टाइम तक के लिए सह पाए, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने के लिए मान लो 5-10 मिनट ले रहा है पानी, है ना। तो फ्लो रेट इतना तगड़ा है कि ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा एनवायरनमेंट, तो ये पोल्यूशन है ना। तो एक्चुअली हम 3 चीज़ें ध्यान में रखें कि या तो सब्सटेंसेस या फ्लो ऑफ एनर्जी, सब्सटेंसेस या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वो ऐसी क्वांटिटी या ऐसे फ्लो रेट में आई हो जिसको कि एनवायरनमेंट न्यूट्रलाइज ना कर पाए, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पोल्यूशन है, ठीक है ना। एकदम सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा है कि इसका मतलब क्या हो गया, 2 चीजें हो गई, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस हो सकती है, जैसे कार्बन साइकिल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर दिया, है ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, और दूसरा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का एक्यूमुलेशन, है ना, जैसे कि हम 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी डालना, है ना। फिर लीगल डेफिनेशन क्या, अब ये तो है हमारे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लीगल डेफिनेशन पे। लीगल डेफिनेशन क्यों? क्योंकि हम पॉल्यूशन किस चीज़ को कहेंगे ये हम कहाँ से पता लगा रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह से, है ना। सरकार किसको पोल्यूशन मानती है, सवाल तो ये उठता है ना। तो ये कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एनी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, any solid, liquid या gaseous substance present in concentration as may be or tend to be injurious to the environment, है ना। कोई भी सब्सटेंस, कैसा भी सब्सटेंस, वो इस तरीके से डाला गया हो कि वो इंजीरियस टू द एनवायरनमेंट है, तो देखा जाए ये चीज़ आ जाएगी उसमें, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस का पानी, क्लीन वाटर, भी इंजीरियस टू द एनवायरनमेंट है ना। तो लीगल डेफिनेशन में एक्चुअली कवर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम देखो फिर कितने टाइप के हमारे पास पोल्यूशन है, फिर हम क्या क्या करना चाहेंगे। अब सोचो कि आने वाली 2-3 क्लास में हमारा फिर तरीका क्या होगा,
यस, तो सब्सटेंसेस के हिसाब से एयर, वाटर, ठीक है, और लैंड पोल्यूशन, हाँ सॉइल, है ना। अब एनर्जी के हिसाब से नॉइज पोल्यूशन, हम लाइट पोल्यूशन एक्चुअली करेंगे नहीं बट होता है, हाँ, है ना, वो सब एयर पोल्यूशन है, हाँ वो सब एयर पोल्यूशन में आएगा, है ना, वो सब एयर का इस टाइप का पोल्यूशन है। अब क्या कि अब इनकी वजह से कुछ सेकेंडरी पोल्यूशन आ सकते हैं, क्या कि जैसे ये सोचा नहीं गया था बट 1980s में हमने देखने को मिला क्या कि हम यहाँ पे हल्का फुल्का पोल्यूशन कर रहे थे, हमें एक्चुअली सब्सटेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसने इवेंचुअली कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया एटमॉस्फेयर में कि हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल था जो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करता था, बट इवेंचुअली क्योंकि हैवियर होता था किसी तरीके से पोलर रीजन में जाता था और वहाँ पे एयर सर्कुलेशन की वजह से वो किसी तरीके से पोलर रीजन के यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में वो होना शुरू हो गया एक्यूमुलेट, और उसने ओजोन की साइकिल को बिगाड़ दिया, उससे यहाँ पे ओजोन होल हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो पोल्यूटेंट है हमें इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बट इसने कुछ ऐसा करा कि कुछ टाइम के बाद 2 साल 3 साल बाद यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। हाँ वर्चर्स को मारा, बट वो तो साफ साफ डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ये इनडायरेक्टली पहुंचा रहा है। इससे हो क्या रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इस टाइप की हो रही है कि वो हम मतलब लिमिट से ऊपर जा रही है हमारी। हम यूवी का हमारा एक लेवल है कि हम कितना सह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सह सकते, है ना। अब क्या है कि हमने सब्सटेंस ऐसे रिलीज करे जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी ऐसे रेट पे हुई कि हम नहीं सह पा रहे, है ना। तो क्या है कि इन दोनों के मिलन से एक वो चीज़ निकल कर आई, है। तो हम एक्चुअली उस टाइप के पोल्यूशन पढ़ेंगे जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। लाइट पोल्यूशन कुछ सेंस में जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, एसिड रेन, ओशन एसिडिफिकेशन, वो भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, बट एक्चुअली क्या है कि ऐसे कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पोल्यूशन नाम का। हम जब भी कर रहे होंगे ना कि एयर पोल्यूशन मान लो हम कर रहे हैं, उसी में ही हर पोल्यूटेंट का ना हम कुछ देखेंगे। सर मैं ये पूछ रहा था कि कल ये जो डाई थी हल्की सी गीली रह गई थी, मैंने यूं करके देखा कि आती है क्या, इसमें आ गई, बट यहाँ पे इतना डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में है कि यहाँ पे रेड दिखाई दे रही है। कुछ कह रहे थे? मैं पूछ रहा था कि लीगल डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन में, हाँ लाइट पोल्यूशन में वो वाले आएंगे जो जैसे कि पार्टी वगैरह करते हैं और वो हाँ सब आएगा। एक्चुअली उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि हम जितने भी हमारी सड़कें होती है ना, रात भर हम उसको लिट करके रखते हैं, है ना, तो लाइट पोल्यूशन उससे भी हो रहा है। यस, तो ये जो लाइट मार रहे हैं, और इसलिए इससे बचने के लिए बेस्ट तरीका ये है, उस पे वो हाँ, खासकर ऐसे वाले लैंप जो एकदम डिजाइनर होते हैं ना ऐसे करके, है ना, ये करके लाइट मारते हैं जो एटमॉस्फेयर की तरफ लाइट छोड़ रहे हैं, है ना। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बीकन्स वगैरह हैं। क्यों ये कवर्ड नहीं, ये और ज्यादा प्रॉब्लम है ना, ये चारों तरफ छोड़ रहे हैं, यहाँ वाले तो हमारे नीचे की तरफ होते हैं ना। नहीं, नीचे वाले तो बेटर है भाई, जहां लाइट चाहिए आप वहीं डालो ना, एटमॉस्फेयर को क्यों कर रहे हो। देखो सिक्योरिटी पर्पस से हमें लाइट वेल लिट स्ट्रीट्स चाहिए, बट हमें ये चाहिए कि वो लाइट पोल्यूटेंट की तरह काम ना हो। कभी कभी आपने देखो गलियों में खंभों में लाइट जो लगी होती है एकदम यूं लगी होती है, ठीक है, बाहर की ऊपर की तरफ लाइट दे रही है, भाई जहाँ चाहिए वहाँ दो ना, है ना, नीचे की नीचे ही एब्जॉर्ब हो जाए। बट एनीवे अगर वो भी हो जाए तो भी एक प्रॉब्लम होगी, क्या कि यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करके कुछ लाइट तो जाएगी, हम उसको नहीं रोक सकते। अब भाई वो तो नीड है, हम क्या करें, है ना, वो नीड है, हम उसको नहीं रोक सकते। नहीं लॉन्ग वेव नहीं, लाइट भी तो रिफ्लेक्ट होती है। आपको अगर स्ट्रीट दिखाई दे रही है तो मतलब स्ट्रीट ने कुछ तो रिफ्लेक्ट करा लाइट, है ना। प्लस ये जो रिफ्लेक्शन है ये कहाँ पे कॉट अप हो जाती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर में फॉग होती है उसमें, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो जितने भी डस्ट पार्टिकल है ये अक्सर वो करेंगे रिफ्लेक्ट। हमें कभी ट्रू डार्क स्काई दिख ही नहीं रहा अब, ठीक है, एकदम इम्पॉसिबल है। कभी आपको कभी छत पे जाकर देखना, हर जगह वो रेड कलर की टिंच चारों तरफ दिखाई देगी,
ट्रू, हाँ वही तो ट्रू मतलब डार्क स्काई कभी मिलेगा ही नहीं, उसके लिए आपको ले जाना पड़ेगा। वहां पे भी धीरे धीरे लाइट पोल्यूशन हो रहा है। हाँ मतलब मिल्की वे तो बहुत दूर की बात है। हम क्यों ऐसा करते हैं कि सारे टेलीस्कोप इतने हाइट पे लगाते हैं, हर जगह लाइट पोल्यूशन है। हाँ दिखती थी, ऐसी थोड़ी हमने उसका नाम कर दिया आकाशगंगा। मतलब जितनी भी कम्युनिटीज है ना दुनिया भर की, उन सब ने मिल्की वे को नेम करा है। मतलब हर जगह से दिखती थी। हमने जिसको ओरायन बोल रहे हैं उसको हम सप्तऋषि बोल रहे हैं, और सारे कॉन्स्टलेशन को नाम दिया गया। मतलब ये सब दिखता था, अब नहीं दिखता। अब मुश्किल है किसी दिन रात को तारा दिख जाए। कल तो मैं देख रही थी, मुझे तो अपने पीजी से दिख रहे थे तारे। कल क्योंकि वो था ना, क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन तभी है ना, इसलिए दिख रहा था, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अभी 1-2 दिन बाद देखना, फिर नहीं दिखेगा, है ना। और अगर सर्दी में देखा तो फिर तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन नहीं दिख सकता, इम्पॉसिबल है। पूरे हफ्ते का पोल्यूशन होता है ना। संडे को थोड़ा सा धीरे जाएगा, संडे को थोड़ा सा क्लियर होता है स्काई, यह आप नोटिस करना। ठीक है, जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन थोड़ा क्लियर होगा, हो सकता है उस दिन कुछ दिख जाए। हाँ अच्छा, तुम टेलीस्कोप मंगाने की सोच रहे थे। देखो टेलीस्कोप से आप खाली इतना कर सकते हो कि लोगों की प्राइवेसी को इन्वेड कर सको। ऊपर तो कुछ नहीं, ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा। या फिर हाँ नहीं, अगर वो करना है तो उसके लिए आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि 3-4 दिन लगातार छुट्टी पड़ रही हो, है ना, किसी वजह से, और फिर आप देखो। या नहीं, या फिर आप होली के जस्ट बाद अगले दिन देखना, होली वाले दिन, है ना, छुट्टी होती है, छोटी होली, बड़ी होली, और फिर उस दिन सब हर कोई पानी भी फेंकता है। दिवाली के बाद नहीं दिखेगा, इम्पॉसिबल है। चलो हाँ, तो अब हम करेंगे क्या, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े पैरामीटर से, यहाँ पे एयर वाले पोल्यूशन से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। पहले वाटर पोल्यूशन करें। ओह अच्छा, हाँ मैं सोच रहा हूँ ये अच्छा ग्राफिक रहेगा क्या अगर मैं इसमें बना दूँ तो। वाटर करें पहले, ठीक है, करा जा सकता है। चलो वाटर पोल्यूशन। एफ्लुएंट शब्द पता है किसको कहते हैं? वाटर पेज नंबर बताओ। वाटर पोल्यूशन 104। आज हम इन्वायरमेंट ही कर रहे हैं। इनफैक्ट हम वो इन्वायरमेंट कर रहे हैं जिसको लोग कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, क्या करा था? हाँ, हम सबसे पहले वाटर को पोल्यूट कर रहे थे क्योंकि हमने मशीन नहीं बनाई थी ना। लेकिन हम नदियों को हमेशा से गंदा कर रहे थे, है ना। मैंने बताया ना वो दरिया दिल क्यों कहते हैं, नदियाँ सब कुछ भाग कर ले जाती थी। आप जितना गंदा कर लो वो आगे बह जाएगा। हाँ ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ उसका नहीं था, सारी नदियों का, हर नदी को यही बोलते थे। ठीक है, अब ये दरिया तो फारसी शब्द है ना, और किसी को दरिया दिल बोलते हैं, तो मतलब वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट है ना कि जो सब कुछ पहले बड़ा दिल वाला। हाँ, तो इसको कहते हैं हम पोल्यूशन। ठीक है, तो अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि अगर हम ऑब्वियसली दो टाइप की चीज़ें हैं कि या तो हमने सब्सटेंसेस ऐसे डाल दिए जो कि उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहे हैं, या फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डाल दी। ठीक है, एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर आता है।
ठीक है, लेकिन सब्सटेंसेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है? हाँ नहीं, पार्टिकुलेट मैटर नहीं, हम सबसे पहले ऑर्गेनिक, दो टाइप के पोल्यूशन हम बोलेंगे, और एक इनऑर्गेनिक। परसिस्टेंट नहीं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, हाँ वो कह सकते हैं, बट वो जनरली हम किसकी बात करते हैं? जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। बट एनीवे ये सारी चीज़ें परसिस्टेंट रहती हैं, जैसे बेंजीन है, उसको तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्यों? इतना स्टेबल सब्सटेंस है, उसको नहीं तोड़ा जाता, ठीक है, तो इसलिए वो परसिस्टेंट है, उसको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलते हैं। और प्लस हम उसको पोल्यूटेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री के साथ वो बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ ऑब्वियसली बेंजीन ऑर्गेनिक है। क्या होता है बेंजीन? यस, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, और मजा नहीं है, ठीक है, ऐसे 6 कार्बन होते हैं। और ये जो बॉन्ड्स है ना, ये इस तरीके से होते हैं कि ये एक्चुअली फ्लो करते रहते हैं, रेजोनेंट करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं कि ये जो एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि डबल बॉन्ड में क्या बोलते हैं कि भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 कार्बन शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 कार्बन आपस में शेयर करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कन्वेक्शन करंट से होता है यहाँ पे मतलब करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक क्लाउड बन जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो इतना स्टेबल हो जाता है। बट एनीवे ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, बस हम ये बोल देते हैं ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी 2 टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक तो यूट्रोफिकेशन, ठीक है, और एक है टॉक्सिसिटी। एक्चुअली यूट्रोफिकेशन भी अपने आप में टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है? वो हर चीज़ जो कि टॉक्सिक हो, टॉक्सिक मतलब हल्की सी पॉइजनस हो हमारे लिए, ये चीज़ भी पॉइजनस हो सकती है। यूट्रोफिकेशन भी एक अपनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। बट अगर वो सब्सटेंस अपने आप में ही, ये यूट्रोफिकेशन तो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का होना जिसकी वजह से कोई किस्म की ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गई। ये क्या है? कभी कभी सब्सटेंस ही ऐसे हो जाते हैं जो कि अपने आप में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस ही होते हैं अपने आप में, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और यूट्रोफिकेशन क्या है? ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को इतना बढ़ा देते हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझना है। एक तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। फिर ये देख लेंगे कि टॉक्सिक किस तरीके से कोई चीज़ हो सकती है, और फिर ये चीज़ कि हमने इनऑर्गेनिक थिंग्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे पीएच लेवल बढ़ा दिया पानी का, ठीक है, उसकी सैलिनिटी कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, सैलिनिटी अपने आप में पोल्यूशन है। या फिर कुछ ऐसा बना मिक्स कर दिया जैसे मर्क्यूरी, है ना, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, या ऑयल लीकेज, ऑयल स्पिल्स, है ना। तो उससे भी क्या है, पानी की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है। या तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मतलब और कोई फिजिकल फैक्टर को ऑल्टर कर दे कि टेम्परेचर, सैलिनिटी, पीएच वगैरह, है ना। हाँ, माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं हम, माइक्रो सिर्फ लेंगे, लेकिन नहीं, मतलब हाँ प्लास्टिक पोल्यूशन पानी की प्रॉब्लम है, बट क्या है कि बाकी की जो प्लास्टिक है वो बहुत टाइम तक पहले पानी के अंदर रहेगी, ठीक है, सन की वजह से और दूसरे फिजिकल फैक्टर की वजह से टूटेगी, तो वो माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील हो जाएगी, तब वो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, बायोलॉजिकल सेल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, है ना। उसके बाद ऐसा होगा, अगर जब वो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तब जाकर हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में आएगा, तब हो सकता है कि वो हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करें। वो जो बड़ी प्लास्टिक्स होते हैं, बोतल वगैरह, जो भी चीज़ें, नहीं मतलब वो फिशेस वगैरह के लिए तो बेकार है। हाँ, वो बस इस वजह से बेकार हो सकते हैं क्योंकि वो ऊपर मान लो तैरना शुरू कर दिया, है ना, उसने ब्लॉक करना शुरू कर दिया सनलाइट को, या ऑक्सीजन के जो रिसाइकलिंग उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। कुछ खा जाएगा, मतलब फिशेस वगैरह बड़ी नहीं, जनरली काव खा जाती है, हाँ। और फिर होता क्या है कि उसके अंदर का जो बैक्टीरियल एनवायरनमेंट है स्टमक का, रुमेन का, उसमें मिक्स होकर वो माइक्रो प्लास्टिक में पहले तब्दील होती है और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाती है।
है ना, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या करेंगे, जैसे उसके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दिया, इसकी वजह से एकदम से रुक ही गया उसका न्यूट्रिशन और फिर वो ख़त्म हो गया, है ना। तो जानवर इस तरीके से मर जाते हैं, है ना। बट फिर उस केस में इसको हम वाटर पोल्यूशन में नहीं काउंट करेंगे, है ना। ये जनरली फिर कहाँ से आ रहा है, ये लैंडफिल से आ रहा है ना। तो उस सेंस में हम इसको सॉइल पोल्यूशन वगैरह उसमें देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले ही कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं ऑर्गेनिक वाले में, यूट्रोफिकेशन में, ठीक है। तो इसको एक बार को हटा देते हैं। क्या इसका भी हमें एक डायग्राम बनाना चाहिए, जैसे इसकी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही दिख रहा है हमें। तो चलो देख लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं ना, खासकर ऐसे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि किसी किस्म का जैसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर टाइप के होते हैं, यानी कि सेल्यूलोज वगैरह हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, है ना, सैकराइड्स वगैरह हो गए, और प्रोटीन्स वगैरह जो कुछ भी है ना। अगर इस टाइप का कोई भी लाइफ फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करना शुरू कर देता है, डिकेइंग, ठीक है। और जब भी डिकेइंग होती है, डिकेइंग कितने टाइप की होती है बताओ? तो ऑक्सीजन की एरोबिक ठीक है। एक हेल्दी वाटर की अंदर ऑक्सीजन कितना मिला होता है, कुछ आइडिया हेल्दी वाटर में? नहीं, हाँ, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होता है? नहीं, कम कैसे, हमें तो ज़्यादा रखना है ना, क्योंकि फिशेस को अपने गिल में पानी गुजार कर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना है ना। 5 अच्छा नंबर है, 5 के ऊपर होना चाहिए ppm पार्ट पर मिलियन से लेकर 10 ppm, और हेल्दी होता है एक्चुअली 10। इससे ज़्यादा अगर होना शुरू हो गया तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन तेज हो जाएगा चीज़ों का। 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हेल्दी वाटर में इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन, DO। ठीक है। और डिसॉल्व ऑक्सीजन करता क्या है कि ये नेसेसरी किस चीज में, कि जितने भी एनिमल लाइफ है वाटर के अंदर, है ना, वो लाइफ को सस्टेन करने का काम करता है, ठीक है। एनिमल लाइफ तो जितने भी नॉन क्या फोटोसिंथेटिक बीइंग्स हैं ना, जो अपनी खुद की नहीं बना पाते ऑक्सीजन, उन सबको रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, कहाँ से मिलती है, यहाँ से, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, है ना, फंगाई वगैरह, इन सबको कहाँ से मिल रही है ऑक्सीजन, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। अब सवाल उठता है, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर कहाँ से आ रही है? एयर से आ सकती है, और जो algae होते हैं, यस, तो इसके 2 सोर्सेज हैं, ठीक है। एक तो एटमॉस्फेरिक, नहीं कैसे, वो तो लेंगे ना, ठीक है। नहीं ऐसे तो फिर हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 16% छोड़ते हैं, हम भी ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा, हम भी बोल सकते हैं हम भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। ये सवाल आ सकता है यूपीएससी में, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा कि ह्यूमंस क्या छोड़ते हैं, और इसमें से किस ऐसा होता है ना, हो सकता है ना कि इनमें से सबसे ज़्यादा छोड़ने वाली गैस कौन सी है जो ह्यूमंस छोड़ रहे हैं, और नाइट्रोजन हटा दिया मान लो, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2-3 और गैस लिख दी, मतलब कोई लोग ये ना कर दे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ज़्यादा। चलो खैर, एलगे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एलगे किस चीज़, एलगे को क्या ज़रूरत है, एलगे को मिल रहा है सनलाइट, उनको न्यूट्रिशन के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, सनलाइट एंड यस कार्बन डाइऑक्साइड, और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है ना, उनको सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत है, ठीक है। जनरली वो इनका फूड बनेंगे,
है ना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड, और यहाँ पे अपना फूड ऐसे एनर्जी के फॉर्म में तो ये ले लेते हैं, तो प्रोटीन कैसे बनेंगे, है ना। तो उसके लिए तो इनको ये चाहिए क्या कि कोई ऑर्गेनिक मैटर हो। तो जनरली क्या होता है, और जनरली उनको क्या चाहिए होता है, एक्चुअली नाइट्रोजनस कंपाउंड NPK चाहिए, एक्चुअली इनको NPK चाहिए, ठीक है। अगर फॉस्फोरस का पोल्यूशन खूब ज़्यादा है एल्गल ब्लूम आ जाता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन का पोल्यूशन ज़्यादा है तो एल्गल ब्लूम आ जाता है क्या। मतलब एग्रीकल्चर से जो हाँ एक्चुअली ये ऐसा मानो कि इनकी इनफैक्ट हम रिसेंट टाइम्स में पता है क्या कोशिश कर रहे हैं कि सीवीड और सी ग्रास वगैरह, ठीक है, इनसे सी ग्रास वगैरह बनती है, कि हम इसको मतलब इनको एल्गे को यूज़ करके ओशन में एल्गे उगाएं और उसको किसी तरह फूड चेन में ले आए। क्योंकि कई सारी कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, एल्गे को उठाती हैं, उसको पका के खाती हैं। हमारी सरकार ये ट्राई कर रही है कि कल्चरली अडॉप्शन ना स्टार्ट हो जाए, इसकी सब्जी बन सकती है, मतलब हाँ मतलब उस टाइप का कुछ, हाँ ठीक है। बट ऑब्वियसली देखो सारी चीज़ ये होती है कि कम्युनिटी क्या एक्सेप्ट कर रही है। कहने को तो वो टिड्डियाँ हैं वो जो फसल बर्बाद करती हैं, ठीक है, उसको अफ्रीका कुछ देशों में सोमालिया वगैरह में खाते हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ का तगड़े से तगड़ा नॉन वेजिटेरियन भी मना कर देगा किसी भी टिड्डे को खाने में, समझ रहे हो। सारी बात यह है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सारी बात इस पे है, ठीक है। एल्गे भी अच्छे से अच्छे वेजिटेरियन एल्गे खाने को मना कर देंगे। हाँ खाते हैं, ठीक है। तो सारी इस पर बात आती है कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन P और K, और हो क्या रहा है हमारे पानी में। और इससे होगा क्या, अगर ये चीज़ हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई, एल्गे की हेल्दी ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि ये लगातार डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाते रहेंगे, है ना। एल्गे बहुत अच्छी चीज़ हो गई उस सेंस में, है ना, कि अगर हमें पॉल्यूशन कम, हमें चाहिए क्या, हेल्दी वाटर का मतलब पता है क्या होता है। हेल्दी वाटर का मतलब आपको सिंपली एक चीज़ आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे फिश हो रही है क्या। अगर वहाँ पे इकोसिस्टम है, फिश क्या है ऊपर आती हैं, उससे नीचे क्या, पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर जूप्लैंक्टन्स, फिर छोटे एनिमल, पहले छोटे प्लांट्स यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गे, इस इनकी फूड चेन बनाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, जूप्लैंक्टन्स, वेरी स्मॉल फिशेस, उसके ऊपर छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, है ना। अगर आपको फिश दिख रहा है विच मीन्स इकोसिस्टम इज गुड, तो मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ट्रॉफिक लेवल से 10% रूल के हिसाब से, है ना। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है मतलब इनफ फूड है, और टॉक्सिसिटी टॉलरेबल लेवल में है कि फिश हो पाती हैं। क्योंकि हमने क्या बताया था कि 10% रूल के हिसाब से टॉक्सिसिटी है वो भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है ना। 10 टाइम्स रूल के हिसाब से हमने क्या बताया था कि इसको उतनी ही एनर्जी पाने के लिए 10 टाइम्स द फूड खाना पड़ेगा, है ना। इस ट्रॉपिक लेवल पे रहने वाले जीव को क्या करना पड़ेगा, 10 गुना फूड खाना पड़ेगा, तब जाकर, क्योंकि ज़्यादातर वो एक्सक्रीट कर देंगे, उनका एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी लो है ना, तब जाकर उनको इतनी एनर्जी मिलेगी अपनी बॉडी में कि वो सर्वाइव कर पाए। विच मीन्स अगर यहाँ पे कोई परसिस्टेंट टॉक्सिसिटी है ना, वो 10 गुना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी, है ना, और फिर वो 10 गुना ज़्यादा और एक्यूमुलेट हो जाएगी, और फिर 10 गुना ज़्यादा और वल्चर मर जाएगी। वल्चर ऐसे तो मर रहे थे ना, है ना। तो ये जो चीज़ है, अगर ये टॉप मोस्ट लेवल वाली चीज़ सर्वाइव कर रही है पानी में, विच मीन्स वाटर इज हेल्दी, वो अलग बात है ना। वो अलग बात है कि उन्होंने कोई एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म निकाल दिया है कि एक्यूमुलेटेड सब्सटेंसेस को वो कुछ टाइप के सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर लें और उसको शेड कर दें, ठीक है। कि ये पॉसिबल है कि जैसे सांप अपनी स्किन शेड करता है ना, पेड़ अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं। जब ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है, सारा अपना वेस्ट प्रोडक्ट पत्तियों में डाल देते हैं, और जो उसका मौसम होता है, क्या कहते हैं इसको, पतझड़ का मौसम, है ना, ऑटम, उसमें सब कुछ निकल जाता है, करा जा सकता है। बट वो अडेप्टेबिलिटी की बात अलग है। अगर ये चीज़ है तो मतलब वाटर हेल्दी है, ठीक है। और इनको सस्टेन करने के लिए सिर्फ फूड की ज़रूरत नहीं है,
किस चीज़ की ज़रूरत है? और फूड की ज़रूरत है एक्चुअली, ऑनेस्टली डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और एल्गे कर क्या रहे हैं? सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं बना रहे, ये खुद फाइटोप्लैंक्टन्स खुद खा लिए जा रहे हैं, ये शुगर भी क्रिएट कर रहे हैं, है ना। जब ये खा लिए जा रहे हैं तो इसके ऊपर जू प्लैंक्टन सर्वाइव कर रहे हैं, इसके ऊपर और चीज़ें, और फिर फिश सर्वाइव कर रही हैं, है ना। विच मीन्स फिश का होने का मतलब एल्गे जो है वो फूड भी दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। एल्गे इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर एल्गे इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर ऐसा क्यों होता है? मतलब अब ये सोचो कि हद से ज़्यादा एनपीके हो गया, मान लो पानी के अंदर क्या हो गया, हद से ज़्यादा एल्गे हो जाएगा, ठीक है। अब एक पानी के इसका एग्जांपल लेते हैं, ये पॉन्ड है बढ़िया सा, ठीक है, इसमें खूब सारी एल्गे हो गई। अब ये तो पूरे वाटर में रहेगी ना एल्गे, ठीक है, चारों तरफ हो गए ना ना ना। जब हाँ अच्छी जो एल्गे होती है ना वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कर देती है पानी को, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसपेरेंट ही रहता है पानी, ठीक है। इतने इंटरस्पर्स्ड होती है एल्गे कि वो ओपेक नहीं करती पानी को। मतलब क्या है कि ऊपर से जो सनलाइट आ रही है वो यहाँ तक भी जा रही है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। हेल्दी वाटर में रहती है हेल्दी वाटर में एल्गे रहेगी, सर, अगर हम उसे ड्रिंक करेंगे तो हमारे अंदर जाएगी बैक्टीरिया करेंगे नहीं, टॉलरेबल लेवल पे है, हमारे फूड चेन में आ गई। बैक्टीरिया हम हमेशा खा रहे हैं, इस पानी के अंदर खूब सारा है ना। तो अब कहने का मतलब है अच्छा हेल्दी वाटर क्या हो गया कि ट्रांसपेरेंट हो। अब सोचो एल्गे बहुत ज़्यादा होने शुरू हुए, और एल्गे होता क्या है वैसे? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ये करते क्या है? है ना, ऑक्सीजन मतलब क्रिएट करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? और इनके अंदर कुछ होना चाहिए, क्लोरोफिल। एंड व्हाट इज क्लोरोफिल? ग्रीन पिगमेंट, विच मीन्स इट इज ओपेक। अगर ये ज़्यादा होना शुरू हो गया तो फिर ये क्या कर देगा, जो ऊपर वाली लेयर है इसमें ही इतना ग्रीन हो जाएगा कि नीचे वाला पानी ओपेक हो जाएगा, यहाँ तक सनलाइट पहुँचेगी ही नहीं। तो ये सारे एल्गे हो जाएंगे डेड, ठीक है। अब जैसे डेड हो गए, ठीक है, ये एक्चुअली फ्लोट करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन की लेयर है ना वो खाली यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट होगा, और ऑक्सीजन जनरेट होकर निकल जाएगा। जो नीचे वाली लेयर है इसमें कोई ऑक्सीजन जनरेशन ही नहीं होगा, ख़त्म, यहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पे जितनी फिश होंगी वो मर जाएंगे, और कुछ टाइम बाद यहाँ पे यूँ फ्लोट करना शुरू होंगे मरने के बाद, और नीचे यह सब कुछ डेड हो जाएगा, डेड जोन, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं ओवर न्यूट्रिफिकेशन, यानी कि यूट्रोफिकेशन, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन इज यूट्रोफिकेशन। हुआ क्या कि एनपीके इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मैटर इतना ज़्यादा हो गया, और एनपीके के फॉर्म में एकदम सिंपल फॉर्म में तो और भी अच्छा, ठीक है। ये अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो एल्गे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, खूब सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल रही, तो वो भी डेड हो जाएंगे। अब होगा क्या कि यहाँ पे एक नई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी डेड जोन में, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। शुरुआत में तो जितना ऑक्सीजन उन्होंने प्रोड्यूस करा होगा उसका क्योंकि डेड हो गए, डेड चीज़ का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, डीके होनी चाहिए। तो जैसे ही इनकी डेड बॉडी मिली, बैक्टीरिया है, उन्होंने कहा वाओ फूड, ठीक है, उस पर खाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब तक ऑक्सीजन उनको मिला ये सब काम करने के लिए, एरोबिक डिकेइंग में क्या होता है, O2 ली जाती है और CO2 दी जाती है ना। ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया करते क्या है, बैक्टीरिया फंगा है, इनको डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, ये कंज्यूमर है उसके, इनके पास कौन सा फोटोसिंथेसिस का तरीका है ना। बट कुछ जो हम सब के सबसे पुराने पूर्वज हैं, ठीक है, उनको ये तरीका पता है कि जब ऑक्सीजन नहीं था इस पृथ्वी पे तो कैसे सर्वाइव होता था। तो प्रॉपर शुगर के से वो एनर्जी लेते हैं, ये बहुत स्लो काम करते हैं, और ये करते क्या है, ऑक्सीजन नहीं लेते, ये सिर्फ शुगर लेते हैं, ठीक है, शुगर लेते हैं और देते क्या है, CH4। ऑक्सीजन नहीं था इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो मीथेन दे दी उन्होंने, ठीक है। ये और क्या देते हैं, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड देते हैं, बदबू सी आती है, स्मेल आती है ना, जो नाले में स्मेल आती है वो ये वाली होती है, हाँ जी। सल्फर डाइऑक्साइड भी देते हैं, उसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है,
हाँ, तो ऐसी गैसेस वो देते हैं, ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जितना भी यहाँ पे ऑक्सीजन था वो तो इन्होंने बहुत तेजी से यूज कर लिया। ये बहुत तेज प्रोसेस होता है, और जैसे ही उन्होंने सारा यूज कर लिया वो भी मर गए, ठीक है। अब इनके ऊपर भी, अब ये भी डिकेइंग मैटर है, अब इनके ऊपर भी फीड करने के लिए एनारोबिक वाले आते हैं, जो कि हमेशा से वहाँ थे, छुपे हुए थे, हाँ, ये हमेशा जिंदा रहते हैं और वहाँ पे छुपे हुए थे। इनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं हो पा रही थी, क्यों? क्योंकि ये बड़ी तेजी से इनका फूड खा जा रहे थे, ठीक है। जैसे ही न्यूट्रिशन मिला एक्सप्लोड करनी शुरू हो गई इनकी पॉपुलेशन, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। इवेंचुअली जैसे ही ये सब जगह पे आ जाएंगे फिर वो लॉजिस्टिक ग्रोथ हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे भी इनकी कैरिंग कैपेसिटी एक आने वाली है ना। वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हर जगह काम आते हैं, सारी चीज़ें लिंक्ड है। अब करेंगे क्या? ये हमेशा ये देते रहेंगे जब तक सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म ना हो जाए। तो मतलब क्या हाँ, पानी फिर से साफ हो जाएगा। वो गोबर गैस के प्लांट हम क्यों लगाते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हाँ, ये नेचुरली साफ हो जाएगा, लेकिन द पॉइंट इज हमने जो उसमें पोल्यूशन डाला था, क्या उसको डालना छोड़ दिया? वो आता रहेगा और ये होता रहेगा और ये हमेशा बदबूदार बना रहेगा, हैं? बस भाई, आप 20 दिन घर चले जाओ, ठीक है, हिरन वापस आ जाएंगे। आए नहीं थे कोविड में, हाँ, हिरन तक आ गए थे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में हिरन घूम रहे थे, पहाड़ों से नीचे उतर कर आ गए थे। चेक करना है क्या बात है, अब शोर नहीं आ रहा? इंसान कहाँ गए? वाओ, न्यू इकोसिस्टम, न्यू नेस्ट टू किल, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ये चीज़ होती रहेगी और ये पोल्यूशन होता रहेगा, ठीक है। डेड जोन जैसे हुआ तो मतलब ये होता क्या है, एकदम से बदबू मारना शुरू हो जाता है। ऊपर आपको काई सी दिखाई देगी, एल्गे, खाली ऊपर है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कुछ मिल रहे हैं। यहाँ पे हल्का फुल्का एरोबिक जोन हो सकता है, बन जाए, बट ज़्यादातर जोन क्या होगा? एनारोबिक, सब ग्रीन है, मतलब ओवर न्यूट्रिशन हो रखा। और कहाँ से आ रहा है ये न्यूट्रिशन? अब बात आती है इनके सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। यस, सबसे बड़ा है कि जो लीचिंग होती है, आपने फर्टिलाइजर डाल दिया सब जगह पौधों को उगाने के लिए, ठीक है, बहुत सारा भर के डाला ताकि जितनी ग्रोथ हो सके उतना अच्छा मुफ्त में मिल रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी ऐसे फेंकते हैं, है ना। अब वो डाला और पानी आया और वो ग्राउंड वाटर में चला गया, स्ट्रीम में चला गया, रन ऑफ हो गया, सरफेस रन ऑफ हो गया, और वो सब वाटर बॉडीज में चला गया, है ना। वाटर बॉडीज में क्या गया? एग्रीकल्चर से जो कुछ गया है ना। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये NPK सबसे सिंपल फॉर्म में मिल गया। मतलब आप यूरिया डालो, वो NPK वाला प्रॉपर वाला यूरिया पानी में यूं घोल दो, कुछ दिन क्या हो सकता है 3-4 दिन में ही वो हरा हो जाए, एल्गे आना शुरू हो जाएगा उसमें, हैं? अपने आप आएंगे। न्यूट्रिशन मिल गया, सनलाइट मिल गया, उनको क्या चाहिए? सनलाइट, CO2, न्यूट्रिशन, ठीक है। और स्टिल वाटर है, CO2 लगातार आती रहेगी, पिकनिक है उनकी तो, है ना। तो ये चीज़ होता रहेगा। तो वाटर बॉडी, ये एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर और क्या चीज़ है, और क्या दे रहे हैं जिससे ये न्यूट्रिशन मिल रहा है एल्गे को ग्रो होने के लिए? सीवेज, यस, ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ह्यूमन वेस्ट, हमारा सॉलिड वेस्ट, सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट, यस। ये कहाँ से आ रहा है? ये लैंडफिल से आ रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा करे ना कि खाने का एक दाना यूँ चाट के साफ कर दे थाली से, ठीक है, ऐसा मत मानना कि कंजूस है, बढ़िया इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये वहाँ नहीं होगा तो फिर वो लैंडफिल में होगा, ठीक है। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, आपने ऐसे हम कहते हैं ना भाई पूरा खाना खाओ क्योंकि किसी को खाना नहीं मिलता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने अगर नहीं भी खाया या खा भी लिया उसको फिर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया तो ये लैंडफिल में जाएगा, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये इससे क्या होगा? एल्गे आएगा, उससे एल्गल ब्लूम आएगा और वो वाटर बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी, एकदम कोई डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो
10 ppm 5 ppm से और रिड्यूस होकर 0 तक आ जाएगा, ठीक है। एंड 5 ppm से नीचे सीधे मरना शुरू हो जाती हैं मछलियाँ, ठीक है। इवेंचुअली वो सब के सब मर जाएंगी, हेल्थ इकोसिस्टम नहीं बचा। अब जब वो मर गई, वो खुद उनका ऑर्गेनिक मैटर है, वो भी डिके होगा, है ना। एक हेल्दी इकोसिस्टम क्या होगा कि यहाँ पे मान लो हमने कछुए छोड़ दिए जिसने कंट्रोल कर दिया एल्गे की ग्रोथ को, है ना, कि एल्गे को खाना शुरू करने वाले ऑर्गेनिज्म हमने ज़्यादा कर दिए। ये भी हो सकता है कि इतने ही हम न्यूट्रिएंट देते रहे, लेकिन किसी तरीके से फूड चेन के साइकिल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई भी चीज़ डेड ना हो पाए, किसी तरीके से ऑक्सीजन नीचे ना जाए। आपके पास कोई तरीका है आर्टिफिशियली कि हम इस पूरी चीज़ को, देखो हो सकता है एक तरीका तो ये है कि इस पोल्यूशन को रोक दें। अगर इसको नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या कोई तरीका है कि हम ये जो पूरी साइकिल डेड की तरफ जा रही है, इसको जाने से रोक लें? ट्रीटमेंट प्लांट है एक तरीका, उसमें हम क्या कर सकते हैं? यस, उनका डाइजेशन करा सकते हैं, यहाँ से एनर्जी ले लें। बट ये एक प्रॉपर रूल ऑफ थंब है, 5 दिन के अंदर ये जितना ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेते हैं, या 4-5 दिन के अंदर, इनको 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं डाइजेस्ट करने में। इतने टाइम तक इतने बड़े कंटेनर्स में हम पानी को स्टोर करके रख सकें। हमें क्या स्टोर करना है? एक्चुअली हमारी सारी नदियाँ स्टोर करनी है। हमने सबको नाला बना रखा है, सबको बदबू आ रही है, खासकर यमुना से आ रही है। यमुना जैसी बड़ी नदी को हम कैसे टैंकों में स्टोर कर लेंगे? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, लेकिन ये एक सोल्यूशन है, आप समझ रहे हैं। तो हम ना नोट्स पे जाते हैं, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको अब हम मतलब कॉन्सेप्चुअली फील करेंगे, है ना, ताकि आपको भी समझ आए कि देखो वरना क्या होता है, जब आंसर आते हैं आप क्या करते हैं, लगातार पॉइंट लिखते चले जाते हैं। आप इस बात पे ध्यान नहीं देते कौन सा सबसे पहले लिखना था, सबसे ज़रूरी क्या था, है ना। और हाँ, आप अक्सर ऐसा करते हैं, ठीक है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी फील रखो कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे पहले मिल जाए, है ना। जो आंसर चेक करने वाला है वो सबसे ज़्यादा खुश होगा इस बात से को देखकर कि हाँ आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिख दिया और उसके अलावा एडिशनल पॉइंट भी लिख दिए। वरना साफ साफ दिखाई देता है रट कर आए हो कि यार पॉइंट बस कंप्लीट कर रहे हैं, लॉजिकल फ्लो नहीं है आंसर का, है ना। आधा 1 नंबर सिर्फ इस बात का होना चाहिए एक्चुअली। अगर नहीं भी होता है तो जैसे मेरे को लगता है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिर्फ लॉजिकल फ्लो बेटर हो जाता है, ठीक है, तो आंसर अच्छा मतलब आता है। क्योंकि मैं यार कभी आज तक अपना पेपर नहीं कंप्लीट कर पाया, ठीक है। लॉजिकल फ्लो हमेशा जितना मैंने करा सब में लॉजिकल फ्लो बढ़िया था, बट फिर भी 490 एक बार मेरे स्कोर बना था जीएस में 5 पेपर्स मिलाकर, ठीक है। 490 में 490 आप समझ रहे हैं, अगर आपके 250 इसमें आ रहे हैं तो आप वो क्रॉस कर गए लाइन, आप समझ रहे हैं। और ये कब हुआ? जब मैं हर पेपर में 2-3 सवाल छोड़ कर आ रहा हूँ और लास्ट के जो सवाल है ठीक से करके नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लॉजिकल फ्लो मैटर कर रहा है। मेरी स्पीड बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं पता बिल्कुल मैं क्यों बता पाता हूँ कि यार स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल करा है इस चीज़ के लिए। यहाँ छोड़ दो, मैं बचपन से स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ पे, तो मैं अपने बोर्ड के पेपर कंप्लीट नहीं कर गया, है ना। वो मेरी स्पीड ही है, प्रॉब्लम ही है, अलग ही चीज़ है वो, है ना। आप लोगों की जैसे राइटिंग स्पीड ठीक है नहीं है, आपकी स्लो है, हाँ, तो वो तो इस पर काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। एक ही काम है, पूरे 3 घंटे के पेपर लिखो, छोटे मत लिखो, 1.5 घंटे के लिख लो, नहीं सुलेख मत करो आप, नहीं हैंड राइटिंग नहीं सुधारनी, आप 1.5 घंटे के पेपर करो, ठीक है। उसमें ये चीज़ प्रैक्टिस करो, यूँ हाथ रख के कि आप 7.5 मिनट में हट पा रहे हो कि नहीं, लगातार 7.5 मिनट में हटने की कोशिश करनी है ना। और ये सोचते हो कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं कि नहीं, है ना। अगर ये चीज़ हो गई ना, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं करता, फिर सिंपल है। मोटिवेशन बनाए रखना होता है फिर, नहीं जो भी आप प्रैक्टिस करो वो दिखाते रहो ना, मोटिवेशन तो मैं बना दूंगा। हाँ हाँ नहीं हाँ, कभी कभी ऐसा होता है शाम के 6 बजे उठ रहे हैं फिर दिख रहे हैं, क्या सुबह तो नहीं हो गई, ठीक है। चलो एक बार ऐसा करते हैं, ठीक है। ये तो मैं स्टोरी आपको बताता जाऊंगा,
कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, एक बार ये देख लेते हैं, हम कुछ स्किप ना कर दें तो एक बार नोट्स पे भी निगाह मार लेते हैं, ठीक है। तो हमारे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या हो गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसके अलावा एक्चुअली ऑर्गेनिक में ही फॉस्फोरस नाइट्रोजन होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने इस तरीके से करा कि न्यूट्रिएंट की बैक्टीरिया अलग बताया, वो न्यूट्रिएंट की जो वो है ना उसको अलग बताया, और लिविंग मैटर्स को अलग इम्प्योरिटी बताया। कि वो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी पानी के अंदर जो कुछ भी मिल रहा है, एल्गे, बैक्टीरिया वगैरह जो कुछ भी मिल रहा है, हो सकता है ये इस टाइप की इम्प्योरिटी हो कि जो कि टॉलरेबल हो। सारे बैक्टीरिया हार्मफुल तो नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, जैसे कि ई कोलाई, ठीक है। और वो एक्चुअली आइडेंटिफाई भी करने की, मतलब उससे हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि किस टाइप के बैक्टीरियल ग्रोथ है, इंडिकेटर स्पीशीज एक किस्म का, है ना। चलो फिर वाटर से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं हमारे, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, डिप्लीशन हो रहा है वाटर के रिसोर्सेज, उसका पोल्यूशन हो रहा है, और डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। पानी का अपने आप में कम हो जाना पोल्यूशन का एक कारण है। क्यों? हाँ, चाहे कोई से, मतलब पानी का रिवर जो है, रिवर पतली होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ये अपने आप में एक कॉज हो सकता है पोल्यूशन का। सोचो क्यों? क्योंकि ठीक है, वो सब ठीक है। तो ये भी हो सकता है ना, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं तो रिवर स्ट्रीम ज़्यादा बड़ी हो जाए। हाँ वो ठीक है, उससे ये नहीं होगा कि रिवर स्ट्रीम बड़ी हो जाएगी कुछ, उससे होगा ये कि रिवर स्ट्रीम बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगी। जब मानसून है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर में क्या हो रहा था कि पानी जब गिर रहा था तो वहाँ पे आइस स्टोर हो रही थी, ठीक है, और वो गर्मी के मौसम में आ रही थी। अब क्या होगा, जो बरसेगा इमीडिएटली बह जाएगा और फिर बाकी टाइम बरसेगा ही नहीं, तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो हर साल फ्लड आएगी, हर साल ड्रॉट आएगी, है ना। तो फ्लड और ड्रॉट दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी। हमने क्या है, वो नेचुरल टैंक्स बना रखे थे ऊपर, अब हमारे नेचुरल टैंक खत्म हो गए तो हम अब डैम बना रहे हैं, है ना, ताकि वो वेरिएबिलिटी हम आर्टिफिशियली ख़त्म कर सकें, ठीक है। और उससे हो क्या रहा है, और ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है कि ग्लेशियर ख़त्म हो रहा है, हम एक बैड साइकिल में फंसे हुए। एनीवे, हमने जो पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी, वापस एक बार मैं चाहूँगा कि इसको रिविजिट करा जाए। अपना पेन उठाया, गुड, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि कंसंट्रेशन नहीं, लीगल वाली, हाँ ठीक है, हमने डेफिनेशन देखी थी ना कि एनवायरमेंट्स एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज और क्या, डिस्पर्स देम टू हार्मलेस लेवल्स, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब क्या है, पानी की जो वाटर बॉडी अगर बड़ी है तो उसके लिए डिस्पर्जन आसान होगा। वाटर का जो वॉल्यूम है वो अपने आप में डाइल्यूशन का काम करता है किसी भी पोल्यूटेंट के, तो अपने आप ही वो हार्मलेस लेवल पे आ जाता है। आप समझ रहे हैं, सबसे बड़ा काम जो नदी करती है वो तो यही करती है, क्यों, डिस्पर्स कर देती है पोल्यूटेंट्स को, सबसे पहला काम ये करती है। उसके बाद नदी ये सारा काम करती है कि एल्गे वेल्गे दे के वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ख़त्म कर देती है ना। बेंजीन हम नहीं ख़त्म कर सकते, बट हो सकता है इस साइकिल में आने के बाद वो ख़त्म हो पाए, ठीक है। फिर भी वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, इस साइकिल में भी नहीं ख़त्म हो पाता, ठीक है। जो इस साइकिल में भी ना ख़त्म हो पाए वो परसिस्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं हम वाटर पोल्यूशन पे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एक इशू है, पोल्यूशन अपने आप में है, और डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ एक इशू है, क्योंकि यहाँ से एक फूड चेन बंद हो जाती है, और फूड चेन बंद होते ही पोल्यूशन और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज ये एल्गे को खाने वाले लोग थे, अब एल्गे को खाने वाले लोग ही नहीं बचे, है ना। फूड चेन ब्रेक हो गई और ये और जल्दी रेड जोन की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, वाटर पॉवर्टी है, क्या इससे हो क्या रहा है, पोल्यूशन के होने की वजह से ये एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट और एक सोशल इम्पैक्ट आ रहा है। क्या इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगी, वो गरीबों को होगी, है ना, जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है वाटर की, ठीक है। वाटर अवेलेबल नहीं है, स्टोरेज नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि पोल्यूटेड है, ठीक है। मान लो अवेलेबल भी है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और अफोर्डेबल नहीं है, अदरवाइज दोनों ही चीज़ें तो अफोर्डेबल नहीं है। क्यों अफोर्डेबल कैसे नहीं है, उसको ट्रीट करके ड्रिंकेबल बनाने में बहुत पैसा जाएगा, है ना।
फिर सोशल प्रॉब्लम है, उससे वाटर डिस्पैरिटी आ रही है कि ये जितना भी लोगों के पास आ गया अब वो डिस्पैरिटी के हिसाब से आएगा। ठीक है, गरीब लोग अभी भी गंदा ही पानी पियेंगे, जो मिल रहा है वही पियेंगे। ठीक है, कितना ही बॉईल करेंगे। ठीक है, और जो वेल ऑफ लोग हैं वो हमेशा बेहतर वो इन्वेस्ट कर पाएंगे इस चीज़ में, है ना। फिर ऑब्वियसली इससे पॉलिटिकल इशूज़ है। ठीक है, फिर वाटर स्ट्रेस वगैरह ये सब हमने आई थिंक ज्योग्राफी में देखा था क्या, वाटर स्ट्रेस नहीं देखा। अच्छा, आपकी ज्योग्राफी तो है ही नहीं, है ना, आपने देखा था वाटर स्ट्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, वाटर स्ट्रेस का मतलब बस यही है कि पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना वो बहुत कम हो जाए। 135 लीटर्स पर डे पर पर्सन को हेल्दी माना जाता है। इंडिया में ये लिमिट 65 तक भी है। ठीक है, लेकिन उससे भी कम हो जाना ये वाटर स्ट्रेस है। क्योंकि आप देखो ना 65 लीटर क्या ही है, 4-5 लीटर तो आप पी ही जाओगे, बचा 60 लीटर में आपको अपने बर्तन भी धोने हैं, आप मतलब डेली का सैनिटेशन वगैरह भी देखना है, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है 65 लीटर पर पर्सन पर डे, है ना। कितना खर्च कर देते हैं तो? हम 130 से ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बाल्टी पानी आपको नहाने के लिए चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक सैनिटेशन सुबह का करने के लिए आपको मतलब 20-30 लीटर एक बाल्टी पानी उसमें भी जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर आपको कुकिंग के लिए कुछ चाहिए, बर्तन धोने के लिए कुछ चाहिए, और पूरे दिन में कई बार हैंड वॉश होना है ना, उसके लिए कुछ चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलाकर 130 लीटर हो जाता है। 100 लीटर तो मिनिमम चाहिए, समझ रहे हैं। मतलब 5 लोगों के परिवार में 500 लीटर की जो टंकी है वो एक दिन में पूरी खत्म हो जाएगी। जरूरत हो तो तुम यार, मेरे को लग रहा है 24 घंटे गीजर चला कर और एक बार नॉब चालू कर दी फिर तभी खत्म होती है जब गीजर में खत्म हो जाए। हाँ, ओह अच्छा, हाँ, लॉन्ड्री तो रहेगी सबसे ज़्यादा वही लेती है। वही तो सबसे ज्यादा वॉशिंग मशीन ज़्यादा ले जाती है। हाँ, क्योंकि वो टब 2-3 बार भरेगा, है ना, हर बार वो 30-40 लीटर ले जाएगा या 50-60 लीटर भी, है ना, तो 200 लीटर ले जाएगा। बट अच्छी बात ये डेली नहीं चलाना होता ना। ठीक है, अब चलो, अब ये जितना भी पॉल्यूशन है ना, ये जो हम टाइप ऑफ पॉल्यूशन देख रहे थे, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिख रखी है। ये पॉइंट सोर्स वगैरह पे ऐसा करिए, हम बाद में आएंगे। ठीक है, पॉइंट सोर्स नॉन पॉइंट सोर्स, पहले इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है कि पैथोजेंस होते हैं कि जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आया तो वो एल्गे की ग्रोथ होगी और किसकी, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सब की ग्रोथ होगी, है ना। ये 2-3 चीज़ें जिनकी ग्रोथ हो रही है, इनको हम बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर, और ये इनमें से कई सारे पैथोजेनिक हो सकते हैं, है ना। मतलब पैथोजेनिक मतलब जो कि हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ हो, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो पैथोजन हो सकते हैं, और ये ऑब्वियसली डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कई ज़्यादातर जो पानी से वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं वो कौन से होते हैं, जो फीकल ओलर रूट से आते हैं, कि सीवेज था और वो ठीक से डाइजेशन नहीं हुआ उसका, और वो नदी में चला गया, और वो नदी किसी के पानी का सोर्स भी है ना। तो होगा क्या कि वहाँ से कोलेरा जैसी चीज़ है वो आपके फीकल ओरल रूट से आपको मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट। जैसे कि हमने क्या देख लिया, क्या क्या ऑर्गेनिक वेस्ट है, कि एग्रीकल्चर वाला वेस्ट, सीवेज वाला वेस्ट और सॉल्ट वाला वेस्ट, है ना, ये चीज़। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि सीवरेज, लीव्स, ग्रास, ट्रैश एक्सेट्रा पल्यूट वाटर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रन ऑफ। ठीक है, और इन सब को चेक करने के लिए हम 3 पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। एक डिसॉल्व ऑक्सीजन, एक एनारोबिक बैक्टीरिया कितना है, ठीक है, सॉरी हाँ, एनारोबिक बैक्टीरिया कितना है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक, और हम इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन, और मैंने कितना बताया, ये 0 से 10 ppm तक हो सकती है, ठीक है, और एनीथिंग बिलो 5 ppm इज डेंजरस, राइट। आपके नोट्स में आई थिंक ये लिखा होगा, हाँ। इन कोल्ड वाटर डीओ के लास्ट पॉइंट है, इन कोल्ड वाटर डीओ कंसंट्रेशन कैन रीच अप टू 10 ppm। ऑक्सीजन इन एयर कितना है, वो ऑलमोस्ट 20-21% है, वो कितना ppm है, 200,000 ppm, 2 लाख ppm पार्ट पर मिलियन, है ना। वो उसको परसेंटेज टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। हाँ, एयर से हम ले रहे हैं ना। देखो जो फिशेस हैं उनके ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, हमारा ज़्यादा है। सोचो क्यों? साइज सेल ज़्यादा है तो यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। और एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है इसके अलावा? हमें सिर्फ खड़ा कर लेने भर में एनर्जी बहुत ख़त्म हो रही है। लगती है बट लेटने में नहीं लगती, और पानी में सस्पेंडेड रहने में तो बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, क्यों? क्योंकि फिश का जो बॉयंसी है लगभग उतनी ही है जितना पानी की डेंसिटी है ना। तो उनको वहीं सस्पेंड, उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए चाहिए बस, ठीक है। अपने टेल को बस विगल करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और उससे वो आगे चले जाएगी, ठीक है। तो उनको एनर्जी बहुत कम चाहिए, इसलिए वो गिल से जितनी भी मिल रही है उतनी ऑक्सीजन से काम चल जा रहा है उनका। बर्ड्स को बहुत ज़्यादा चाहिए। यस, ग्रेविटी के अगेंस्ट उन्हें फ्लैप करना है। ईगल तो बस वो तो ऊपर में होता है। सब सही है, बट ईगल को लगातार खाना पड़ता है, जबकि उसके पास दिमाग भी उतना नहीं है। मतलब हमारे पास ज़्यादा है बॉडी मास के कंपैरिजन में, और दिमाग सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। और एक और चीज़, और किस चीज़ में यूज़ होगा कि रेगुलेट करने में, है ना। और फिश क्या है, रेगुलेट करना नहीं पड़ता उनको उतना, क्यों? पानी अपने आप ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता, है ना। उनको रेगुलेट नहीं करना, तो इन सारी चीज़ों में एनर्जी सेव कर ले रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ की वजह से लाइफ पानी में, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सन वॉज अ डेडली लेजर। यस, कितनी टाइप की वेव्स देता था उस समय, सभी देता था, और हमारे पास ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट नहीं था उस समय, ओजोन नहीं था। मतलब ऑक्सीजन जब यहाँ पे हुआ एटमॉस्फेयर में हमारे ब्रीदिंग लायक, तब जाकर कुछ ऊपर चला गया और उसने ओजोन लेयर बना लिया, ठीक है। तो हमारे पास नहीं था एक्चुअली, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब यहाँ पे होगा क्या फिर, कि जो यूवी रेज हैं वो अगर डिस्पर्स करना शुरू हो जाए और वो टॉलरेबल कंसंट्रेशन में आ गई, तो एक लेयर के बाद जो पानी है ना, पानी की एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये वाटर की लेयर है, ये ओशियन है, ये ओशियन है, ठीक है। और ये ओशियन की सरफेस है, ठीक है। तो जहाँ तक यूवी रेज का कंसंट्रेशन हाई था वहाँ तक लाइफ नहीं हुई होगी, फिर धीरे धीरे उसके नीचे लाइफ हुई होगी। और हाँ, हो सकता है यूवी नहीं, सनलाइट वहाँ तक होती है, बट इन्हें सनलाइट भी तो चाहिए, ठीक है। ऑल्दो लाइफ के आने के 2 बिलियन साल बाद फोटोसिंथेसिस आया है ना, उससे पहले बहुत सिंपल किया था, इतना ऑर्गेनिक मैटर था नहीं, है ना। अब वो क्या करते थे कि वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर उसको फीड करते हैं, मेनली डिकम्पोजिशन पे ही चल रही थी पूरी चेन, है ना। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, उसी को डिकम्पोज कर लिया, उसी से एनर्जी ले ली, है ना। फिर धीरे धीरे कुछ बीइंग्स आए होंगे जिन्होंने सनलाइट को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब सनलाइट को यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया, और ऑक्सीजन पहले यहाँ पे ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे ये ऑक्सीजन बाहर आना शुरू हो गई, ठीक है। और उसने एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन रिच कर दिया, कितना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हुआ तो 5% पहुँच गए ऑक्सीजन, ठीक है। और मास एक्सटिंक्शन आ गया एकदम से, ये तो कहते हैं ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी। हैं, पेड़ तो थे ही नहीं सर, और लेंथ कि जितना भी वो था ना, नहीं, हाँ, ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो गई थी। क्या कि सबसे पहली चीज़, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर जाती है, और सेल्स ने अपने लिए शील्ड डेवलप करी नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन से थोड़ी बचना था,
है ना। तो एक तो ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो गई, और दूसरी चीज़ ये कि ये ऑक्सीजन तब बढ़ना शुरू हुई जब कार्बन डाइऑक्साइड को उसने रिप्लेस करा एक्चुअली। तो वो क्या, बहुत टाइम तक तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली मिल रही थी, है ना, वो डिजॉल्व होती जा रही थी एटमॉस्फेयर में। अगर होगी तो एटमॉस्फेयर क्या डिजॉल्व वगैरह करता रहता है, ठीक है। तो बहुत टाइम तक तो मिल रही थी, एक्सचेंज हो रहा था। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड डिप्लीट होना शुरू हो गई, कभी इस लेवल पे पहुंच गई कि 5-10% से वो 0% के आसपास आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम से ग्लोबल वार्मिंग रुक गई, ठीक है, जितनी भी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे ही ये चीज़ हुई, आइस एज आ गई। ये जो पूरा अर्थ है, ये कुछ टाइम के अंदर ही बहुत सारे रंगों से गुजरा। पहले तो फोटोसिंथेटिक भी इतना सक्सेसफुल हुआ, पहले ग्रीन अर्थ बनी, ठीक है। फिर उसने ऑक्सीजन देना शुरू करा। फिर पानी के अंदर जितना भी डिजॉल्व्ड आयरन था वो आयरन के ऑक्साइड्स में तब्दील हो गया पहले, फिर उसके बाद रेड हो गई ऑक्सीजन पूरी अर्थ, ठीक है। और उसके इमीडिएटली बाद वो रेड जो आयरन था वो प्रेसिपिटेट हुआ, और इसलिए बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस, रेड कलर के बैंडेड आयरन फॉर्मेशन हमें मिलती है, जहाँ से हम आयरन निकालते हैं आज, जहाँ से माइनिंग करते हैं उस ज़माने का 2 बिलियन साल पहले, ठीक है। तो वो हुआ, उसके रॉक्स बने, और फिर उसके इमीडिएटली बाद जब इन्होंने भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई, ठीक है। और उससे क्या हुआ, एकदम से ठंडा हो गया और वाइट अर्थ हो गई। तो कुछ मिलियन ईयर्स में, कुछ 100 मिलियन ईयर में, पहले तो ब्लू अर्थ थी, फिर ग्रीन हो गई, फिर रेड हो गई, फिर वाइट हो गई। ये हो गया अर्थ के साथ। और फिर धीरे धीरे वो वाले बीइंग्स आए जो कि ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, है ना, यूकैरियोट्स, ठीक है। और उन्होंने यूकैरियोट्स भी, एक्चुअली यूकैरियोट्स नहीं बोलना चाहिए ना, यूकैरियोट्स पहले ही आ गए थे। वो वाले मतलब जैसे ये जो होते हैं ना, जो ऑक्सीजन रिच, जैसे हम एरोबिक बैक्टीरिया वाला बोलना शुरू करना चाहिए हमें, है ना। एरोबिक बैक्टीरिया आना शुरू हुआ फिर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर वापस इकोसिस्टम बना, है ना। इस पूरे इवेंट को कहते हैं ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी। अब देखो, सर्च करो विकिपीडिया पे या गूगल पे, ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी। नहीं, उन्होंने अपने लिए करा और फिर हम किसी तरीके से आ गए। कुछ ऐसा हो गया कि हम जैसी चीज़ पॉसिबल हो पाए। इस चीज़ को कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, जो आप कह रहे हो कि इन्होंने सब कुछ हमारे लिए करा। ये जो कुछ भी हुआ था इसलिए हुआ था ताकि हम पॉसिबल हो पाएँ। आपने सारे आर्गुमेंट को ये तोड़ दिया कि ये सब ह्यूमंस के लिए हुआ है। इस लाइन ऑफ आर्गुमेंट कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। हाँ, इसमें ना इमेज देखना, बस वाइट अर्थ मिलेगी आपको। देख रही है क्या गई वो ऑक्सीजन रिच, एकदम आइस एज आ गई। ये पहली आइस एज थी। जब भी उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 28-30% भी आ गया था। जब हुआ है, जब भी मतलब एटमॉस्फेयर ने नया पीक लिया ऑक्सीजन का, तो हर बार आइस एज आई है। आइस एज मतलब लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड इन आइस, ठीक है। चलो, यस, इसी सब इमेजेस हैं, है ना। हमें क्या पता तब कैसे दिखती थी, मतलब हमने इमेजिनेशन से बनाई है ये सारी इमेज। यही नहीं, यही नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस हमने बनाई है। हाँ, अब एंथ्रो हम शब्द यूज़ करते हैं ह्यूमंस के लिए, है ना। एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमंस के, हाँ, एआईपोलॉजी हो जाएगा फिर, एआईपोमॉर्फिज्म, ठीक है। चलो, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जनरली कितना होता है, इतना 10 ppm, ये होता है कोल्ड वाटर में। अब यहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 2-3 चीज़ों के हिसाब से चेंज करता है। किस हिसाब से चेंज करता है, एक फैक्टर जो है वो है कि कितना यहाँ पे जो डीकम्पोजर्स हैं वो हैं। अगर डीकम्पोजर्स ज़्यादा हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, हर जगह होते हैं, दिखते नहीं हैं। एरोबिक वाले, है ना, एरोबिक डीकम्पोजर्स कितने हैं उससे फ़र्क पड़ेगा कि ये डिक्रीज होना शुरू हो जाए। और ये किस अपने आप में किस चीज़ से डिपेंड करते हैं, इनकी पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है सीवेज वगैरह कितना छोड़ा गया उस हिसाब से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। जितना, यानी कि मतलब आप समझ रहे हैं, जितना कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन हाई होगा उतना
ऑक्सीजन कम होगी, है ना। और इस सारे न्यूट्रिशन को हटाने के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिमांड। अगर ये बायोलॉजिकली फुलफिल हो रही है, यानी कि डीकम्पोजर्स के थ्रू हम कितना हम इसको फुलफिल कर सकते हैं कि सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, इस चीज़ को हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यस, अगर हम ये सारी चीज़ बायोलॉजिकली नहीं, बेंजीन जैसी चीज़ों को भी करने की कोशिश करें और हम ये कहें कि नहीं, हम इसको ये करने की जगह हम इसको पूरे को बर्न करेंगे, तो कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? उसको हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट न्यूट्रिशन को हम जो वो करते हैं ना, मेजर करते हैं, उसको ही इसी उसमें मेजर करते हैं, इसी टर्म्स में कि भाई ये कितना न्यूट्रिशन है, कितना यहाँ पे यूट्रोफिकेशन रखा है। हम कहते हैं भाई यहाँ इस पानी की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना जी 35 ppm है। ठीक है, व्हाट इज 35 ppm? इतनी डिमांड है, इतना ऑक्सीजन आपको देना पड़ेगा, तब जाकर ये डिकम्पोजर एरोबिकली डिकम्पोज कर देंगे। अदरवाइज एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, और एनारोबिक डिकम्पोजिशन में ई कॉली जैसी चीज़ आएंगी और वो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, बहुत जल्दी हमें बहुत बीमार कर सकती है ये चीज़। ठीक है, तो एक चीज़ तो इस पर डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन किस से, कि डिकम्पोजर्स अगर बढ़ गए तो ऑक्सीजन नीचे जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और दूसरी किस वजह से नीचे जाएगा, ये दोनों चीज़ों में ये लिख रहा हूँ कि O2 नीचे कैसे जाता है। ठीक है, दूसरा होता है टेम्परेचर। ठीक है, अब हाँ वही सवाल ये है कि टेम्परेचर को घटा दे तो ऑक्सीजन नीचे जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ा दे तो ऑक्सीजन नीचे जाएगा? बढ़ाने पे। ठीक है, नहीं, बढ़ाने पे होता क्या है, ऐसा मानो कि एजिटेशन हो रही है पानी की, है ना, तो अंदर जो ऑक्सीजन है वो उसको एक्सपेल कर देता है ना। अक्सर ऐसा होता है कि आप ये देखेंगे कि ठंडा पानी है तो कुछ टाइम अगर वो उसमें रख देंगे और बहुत अच्छा है, प्योर वाटर है, बिस्लरी का पानी, ठीक है मान लो, या उसमें भी आपने खूब स्ट्रीम से सीधे भरा है। स्ट्रीम जो होती है ना, जो फॉल्स के नीचे, जो जैसे बड़ी बड़ी फॉल्स होती हैं, उनके नीचे जो पानी होता है सबसे प्योर होता है। क्यों? हवा से कांटेक्ट में था ये पानी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, या रेन के बाद इमीडिएटली जो नदी का पानी है, अगर उसके वो सारा जो सेडिमेंट है उसको हटा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है उसमें। ग्लास में रेन का पानी भर लो, जो भी है, ग्लास में रेन का पानी भर लो, ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। क्यों? ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पूरे एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में थे, है ना, इन्होंने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा था, तब जाकर ये गिरा पानी, है ना। अब इस पानी को भरो एक बोतल में और उसको धूप में रख देना, ठीक है, 1-2 दिन बाद आकर देखना, और इस बोतल में पता है क्या होगा कि यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे वाटर की वो एयर की ड्रॉपलेट्स मिलेंगी, कभी नोटिस करना, और आपको लगेगा यार ये अंदर यहाँ पे ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर कहाँ से आ गई, ठीक है, और वो कैसे आई कि जो इसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी वो उसने छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एयर बना लिए। हाँ, कभी नोटिस नहीं करा? कहाँ गया, हर रोज़ देखते हो आप, ठीक है। कभी ये भी देखा होगा कि अगर अंदर पानी भर दो ग्लास में तो भी अंदर वाटर के वो एयर के वो हो जाते हैं। क्यों? वो फ्लोइंग वाटर था, वो एयर लेकर आया था, ठीक है, अब स्टिल वाटर में कन्वर्ट हो गया, एडिशनल जो ऑक्सीजन है उसने डिपॉजिट कर दी सरफेस पे, कुछ ऊपर से निकल गई होगी। नहीं, अब प्योर पानी जो कि इम्प्योर बन रहा है अब, क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑक्सीजन छोड़ रहा है। नहीं, अभी भी उसमें ऑक्सीजन है, तो एरोबिक बैक्टीरिया ने वो जो भी होगा वो कर दिया होगा, क्लीन वाटर है अभी भी। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर से कोई स्टार्च तो नहीं डाल दिया उस पानी में, तो कहाँ से यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, है ना। बैक्टीरिया को जीने के लिए न्यूट्रिशन की भी तो ज़रूरत है ऑक्सीजन के अलावा, है ना, वो आपने नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, वो ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, मतलब टेम्परेचर से भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, अब सवाल ये उठता है कि हमें इन सारे न्यूट्रिशन को ख़त्म करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और इसलिए हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड कहाँ गई? पिछले पेज पे थी है जी, डिसॉल्व ऑक्सीजन के बाद, अच्छा नीचे हाँ लिखा तो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मैंने क्या बताया, व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड?
अभी मैंने सिंपल शब्दों में समझाया आपको। ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर को डाइट करने हाँ, डाइजेस्ट करने के लिए आप ये मान लो, है ना, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये डाइजेस्ट कौन करेगा? ये ऑक्सीजन हम दे किसको रहे हैं? हम एरोबिक बैक्टीरिया को दे रहे हैं। हम ये नहीं चाहते एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाए, अच्छे होते हैं। नहीं, एटलीस्ट इनका जो रेट है डिकम्पोज करने का अच्छा है। हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, पैथोजेनिक हो सकते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, बट क्योंकि वो बहुत जल्दी ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए क्या है कि उनकी लॉजिस्टिक ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब कि ऐसा नहीं है ना कि ये है न्यूट्रिशन का लेवल कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ आ जाती है ना, और फिर न्यूट्रिशन उनका ख़त्म भी हो जाता है और धीरे धीरे वो ग्रोथ उनकी भी ख़त्म हो जाती है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? फूड को इतनी तेज़ी से खाते हैं कि उन्हीं का ही फूड खत्म हो जाता है, फिर खुद खत्म हो जाते हैं। लालची लोग, हम भी ऐसे ही हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं। सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तब तक जब तक हम खुद ना खत्म हो जाए। हाँ, अभी लास्ट एंड आएगा, अभी बचा हुआ है। यस, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन को इसलिए बहुत अच्छा तरीका है, हम कैसे वो करें, मेजर करें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की टर्म में, है ना। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू, व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट टू सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल। ठीक, क्या कि ये क्या चीज़ है? ये ऑक्सीजन की डिमांड है, ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है जो कि सर्टेन ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है ना। कितना ऑक्सीजन चाहिए उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए, ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? यूज़ टू मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मैटर प्रेजेंट इन वाटर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट बायोलॉजिकली, है ना। और क्लीन वाटर की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो होती है 5 ppm। ठीक है, क्लीन वाटर की 5 ppm से लेस होती है, 5 ppm या उससे लेस। 5 ppm का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो ये वाटर इस लेवल का जो पोल्यूशन है 5 ppm वाला, उसको हमने क्लीन वाटर में डाल भी दिया, है ना, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है और ये ऑर्गेनिक मैटर पे इमीडिएटली बैक्टीरिया ने एक्ट करना शुरू कर दिया, और जितना उनको ऑक्सीजन चाहिए था इसको ब्रेक करने के लिए वो सारा यूज़ कर लिया मान लो, तो भी आपके पास यहाँ 5 ppm बचेगा, है ना। ये सर्वाइव करने के लिए इनफ है, इस पे लाइफ सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो गया तो एक पॉसिबिलिटी कि लाइफ हो सकता है सर्वाइव ना करे, हो सकता है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को इतना डिप्लीट कर दे कि उससे नीचे चली जाए और साइकिल ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए? BOD इससे नीचे चाहिए, पानी में ऑर्गेनिक मैटर कम होना चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर कम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो आप क्या कर सकते हैं? उनको खाने के लिए कुछ और डाल सकते हैं। एलगे और क्या लेंगे? एलगे उसके साथ कुछ नहीं, क्या एलगे उसके साथ कुछ नहीं? कचुआ कछुए, ओ अच्छा अच्छा, एलगे के साथ कछुए, हाँ ये कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे आजकल ये एक्वागार्ड वगैरह आते हैं, ये क्या बताते हैं? यूवी ट्रीटमेंट, यूवी ट्रीटमेंट कर दो और ओजोन ट्रीटमेंट कर दो, बोलते हैं ना, O3 ट्रीटमेंट, है ना। और क्या बोलते हैं? मतलब यही सब है ना कि भाई ओजोन युक्त, यूवी युक्त। ठीक है, ऐसा करते हैं ना। हम करते क्या है, सिर्फ इतना सा काम करते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हमारे लिए एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मान लो ओवर न्यूट्रिशन भी हो गया, ऑक्सीजन कम होना। लेकिन ऑक्सीजन कम होना हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऑक्सीजन ऐसे भी लेते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? असली प्रॉब्लम क्या है, क्रिएट क्या हो, इवेंचुअली हमारे साथ क्या हो रहा है? इवेंचुअली ये पानी हमें किस तरीके से हमारे इम्पैक्ट कर रहा है? ठीक है, तो हमें क्या, फूड चेन खराब हो जाए। ठीक है, उससे हमें क्या, हमने ये पानी पी लिया, हमें क्या, साइकिल चेंज हो बीमार पड़ जाएगा। जाएंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है? मतलब हेल्थ बर्डन, प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? उस पानी के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है? बैक्टीरिया। ठीक है, अगर, और न्यूट्रिशन नहीं है प्रॉब्लम। भाई शुगर हम ऐसे भी लेते हैं, प्रोटीन ऐसे भी लेते हैं, हम ले लेंगे थोड़ा और न्यूट्रिशन पानी के थ्रू जो हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों कभी आपने ये नहीं करा कि नींबू निचोड़ लिया और पानी में पी लिया? न्यूट्रिशन है,
पी लेते हैं हम पानी के साथ, उसमें क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम है बैक्टीरिया, तो हम करते क्या है इसको ख़त्म करने के लिए कि हम न्यूट्रिशन को वहीं छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, ओजोन ट्रीटमेंट करते हैं। और ओजोन करेगा क्या कि जितने भी बैक्टीरिया है, ओजोन बहुत तेज से ऑक्सीडाइज कर देता है किसी भी चीज़ को। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जलना, बर्निंग। आपने उसको मार दिया, उसकी त्वचा को, जो बैक्टीरिया उसकी त्वचा को, जो उसका मेम्ब्रेन है उसको जला दिया। क्लोरीनेशन में करते ये हम क्लोरीनेशन में भी करते हैं। क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडेंट। हैं, उस पानी को पी सकते हैं। यस, लेकिन एक दिन बाद पहले क्लोरीन को उसका काम करने दो। क्लोरीन पी लिया तो हाँ नहीं, क्लोरीन मत पीना, क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीडेशन कर देगा वो, ईसोफेगस जला देगा। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज मतलब ये जलना है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजर है ये सब, राइट। और हम क्या करते हैं, यूवी ट्रीटमेंट। यूवी ट्रीटमेंट क्यों? हाई एनर्जी रेज, यस। क्या जला देंगे वो? इसी बैक्टीरिया का सेल वो जला देंगे, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे। यूवी ट्रीटमेंट हमें मिल जाए, हम ख़त्म हो जाएंगे। है ना, तो हम क्या करते हैं, इस पानी को देते हैं और फिर डेड मैटर सब वो जो ये है ना, इन सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन अब सोचो, यूवी ट्रीटमेंट आपने करी, आपने उसको जड़ से नहीं ख़त्म करा, किस चीज़ को, जो प्रॉब्लम थी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी भी बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है, ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छा तरीका जो पानी को साफ़ करने का वो क्या है? बॉइलिंग। कितने टाइम तक? 100 और कितने टाइम तक? 10 मिनट। हाँ 10-20 मिनट कुछ है ना, हाँ 20 मिनट बोला जाता है, 10 भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं इससे, बॉइलिंग करके? पानी को उड़ा रहे हैं, टेम्परेचर बैक्टीरिया को उड़ा रहे हैं। है ना, बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहे हैं, है ना। हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों में एक काम नहीं कर रहे, लेकिन हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं ख़त्म कर रहे। न्यूट्रिशन वही है। ये एक बार ठंडा हो गया, उसको 2 दिन के लिए फिर से छोड़ो, इसमें फिर से बैक्टीरिया आ जाएगा। बॉइलिंग में बैक्टीरिया स्मोक बन के उड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूट्रिशन वही है, पानी उड़ता बस, इसकी पेटी बन जाती है ना। तो मतलब क्या है, ये जितने भी ट्रीटमेंट हैं सब टेम्पररी हैं। आपने अपने एक्वागार्ड से यूवी ट्रीटमेंट वाला पानी पिया लिया है, इमीडिएटली पी लो, रख के मत पीना, है ना। क्योंकि रख के आपने बोतल में छोड़ दिया 3-4 दिन, वो खराब हो जाएगा। मतलब बोतल में 3-4 दिन का पानी नहीं पीना चाहिए आइडियली। अगर आपने पूरा ढंग से कवर कर रखा है तो हो सकता है उसमें जो जर्मिनेशन है वापस उसका ना हो, ऑर्गेनिक इसका, इन सब का, है ना। लेकिन अगर मान लो यूवी ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट था, ठीक है, तो कहने मतलब सारे नहीं मरे होंगे, वो बहुत जल्दी से मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर लेंगे, ठीक है। इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, बॉइलिंग वाटर। अब बॉइलिंग वाटर को भी अगर आपने बॉटल में पैक करके रख दिया है, ठीक है, तो हाँ हो सकता है आप हफ्ते भर तक सेफ हो। पर उसको जैसे ही खोला, वो फिर से एयर के साथ घूमते हुए बैक्टीरिया कहीं आ जाएंगे। हाँ, बर्फ़ भी पॉसिबल है, बट बर्फ़ में एक चीज़ ध्यान रखना, कई सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो पहले जमाओ, तुरंत गर्म। इसको पेस्चराइजेशन बोलते हैं, है ना। ये जो लुईस पास्चर था, ये कोई मतलब खेल रहा था कैसे दूध से यस, ठंडा कर दिया फिर गर्म कर हाँ वो खेल रहा था, उसने कहा यार ये तो ख़राब होना बंद हो गया, ये तो और लंबा चलना शुरू हो गया। दिया। उसे कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट, एक्सीडेंट, हाँ 3-4 दिन बाद। सारे नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है कि हम थ्योरी डेवलप कर लेते हैं। अब जैसे इसकी थ्योरी हमने डेवलप कर ली, अब इसके बेस पर हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर दिए, है ना, है ना। ये और होता है, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो कहने का मतलब है फिर बेटर तरीका क्या है, अगर मान लो आप MCD में जो सीवेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको हेड कर रहे हैं, तो बेटर तरीका क्या है? आप ये बोलेंगे लोगों से यूवी ट्रीटमेंट कर लो, ओजोन ट्रीटमेंट कर लो, है ना। फंडिंग नहीं है हमारे पास। हाँ फंडिंग नहीं है हमारे पास, तो हम ये बोलेंगे। अच्छा नहीं, मतलब आइडियली आपकी जिम्मेदारी फिर क्या होनी चाहिए कि हम क्या करें, पानी साफ करके दें। कैसे करेंगे। हाँ नहीं, ऐसे ये साफ करने की बात कर रहे हैं कि पहले तो हम साबुन लगाएंगे और फिर हाथ धो लेंगे, साफ हो गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि न्यूट्रिशन एक्चुअली खत्म करना है ना, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड,
अरे यार यानी कि हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें ख़त्म करनी है ना। और ये सारी चीज़ हम कैसे करेंगे, कहने का मतलब यूवी ट्रीटमेंट वगैरह करना, ये बायोलॉजी तो यूवी ट्रीटमेंट हो गई, ओजोन ट्रीटमेंट हो गई, और बॉइलिंग हो गई या क्लोरिनेशन हो गई, लो हो गया साफ, है ना। लेकिन इससे ये थोड़ी ख़त्म हुआ। बेटर तरीका क्या हो सकता है, फिर क्या करा जाए, किसको? नहीं ऑर्गेनिक मैटर ने तो एलुअल ब्लूम कर दिया ना, अब कहाँ खाएंगे, मछलियाँ ख़त्म, फिर से ख़त्म। हाँ ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या करें? नहीं हम एल्गे को ही बढ़ने नहीं देते। देखो ऐसा होता है, एक लेक है ना, सब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मान लो कि एक मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हमने एल्गे था नहीं लेकिन न्यूट्रिशन था, हमने एक जर्मिनेशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले दिन इतना था एल्गे, ठीक है, कहाँ था, मान लो 5% ऑफ द इसमें था, ठीक है। दूसरे दिन 10% में हो गया, तीसरे दिन 20% में हो गया, ठीक है, मतलब कई आ गई, ठीक है। कितने, हाँ सी साइड का क्वेश्चन है, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन और लगेंगे इसको पूरा कवर कर लेने में? 2.5 दिन और लगेंगे बस। आप समझ लो 2.5 दिन में पूरा कवर हो जाएगा, इतनी तेजी से फैल जाता है एल्गे, ठीक है। मतलब ये मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बनाई है सी सेट की, एक्चुअली ऐसे होता है, ठीक है। कोई अगर कहे ना कि यार एल्गे बहुत तेज़ी से फैल रहा है, एक लेक के दूसरी साइड में फैलना शुरू हो गया, आप इस साइड में रहते हो, ठीक है, और कोई कहे अरे अभी तो खाली 20% में, हम तो अभी हाँ हफ्ते भर बाद इसका कुछ देखेंगे, पता लगा 2 दिन बाद आपके यहाँ पर है एल्गे, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये ख़त्म करना है। तो ये ख़त्म करने की कोई टेक्निक चाहिए, बताओ कोई निंजा टेक्निक इसको ख़त्म करने की, क्या करें हम, इसको कैसे ख़त्म करें? हाँ वो एक लॉन्ग टर्म आपको इकोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ऐसा मानो कि हम ट्रीट कर रहे हैं नजफगढ़ ड्रेन को, ठीक है, अब क्या करें? नहीं अब भाई ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सोल्यूशन साइंटिफिकली पॉसिबल ना हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके साथ मिक्स कर दे के न्यूट्रिशन सेडिमेंट हाँ आ जाए, उसको निकाल लो। उसमें से वो आपका डेड हो गए मैटर होता है ना, उसको एक्चुअली लगातार निकाला जा सकता है। आप ये काम कर सकते हैं, एल्गे को लगातार निकालते रहें, है ना। एल्गे को आप लगातार निकाल सकते हो, एक्चुअली ये पॉसिबल है। बस ये यस एक सोल्यूशन ये है, यहाँ पे एरेशन कर दो वाटर का, इतने तेजी से ऑक्सीजन दो, ठीक है। अगर 35 ppm भी डिमांड है, आप 35 ppm दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितना भी हमारा हुआ, जितना भी हमारे जो बैक्टीरिया वो क्या करेंगे, वो कहेंगे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें जीना है, जीने दो, ठीक है। तो वो जिएंगे और सब कुछ ख़त्म कर देंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। ड्रेन में से पानी उठाओ और पंप करो उसमें, एक दूसरे पे डालो, हाँ कौन होगा जो नजफगढ़ ड्रेन में यूं करके यूं करना चाहेगा, है ना। तो एरेशन एक तरीका है हमारे पास, और कोई तरीका ठीक है नहीं हम, लेकिन ये एक चीज़ करी जा सकती है कि जैसे नजफगढ़ ड्रेन बह रहा है, इसके नीचे आपने पाइप्स लगा दिए जहाँ से बबलिंग हो रही है। एक्वेरियम्स में होता है ना, बबलिंग होती है ताकि ऑक्सीजन बना रहे, है ना। नहीं दिखाने के लिए नहीं होता, स्टेगनेंट वाटर है, मछलियाँ सांसें ले रही है वो क्या, हाँ वो बबल के छोड़ दे, वो CO2 छोड़ रहे होते हैं, इसलिए ठीक है। चलो एरेशन से मान लो काम नहीं बन रहा है, हम और क्या करें फिर, दूसरा और कोई तरीका इसको डाइजेस्ट कराने का। हमें इसको सिर्फ डाइजेस्ट करा सकते हैं और कुछ नहीं करा सकते ऑनेस्टली। और कोई तरीका डाइजेस्ट कराने का,
नहीं पानी उड़ जाएगा, इतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास। ठीक है, वी हैव, दो ऐसा है, हम हैं कंजूस, हम इस पर पैसा नहीं लगा सकते, बिना पैसे के करना है। तो कहने का मतलब है नेचर से ही असिस्टेंस लेनी पड़ेगी कि हमने उसको एयर दे दी, अब नेचर खुद ही वो उसको डाइजेस्ट कर दे रहा है ना। अब हम क्या करें, कुछ ऐसा नेचर हमें दे रहा है कि हम इसको और किसी तरीके से डाइजेस्ट करा दें। एक तरीका है क्या कि हम जो प्लांट बनाते हैं वो गोबर ग्लास प्लांट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें है ना। एक और चीज़ तरीका है, हम कहने का मतलब है कि हम इससे जो ये मीथेन वगैरह है और ये सारी चीज़ें, हम इससे बायोगैस वगैरह क्रिएट करें, बायोफ्यूल्स क्रिएट करें। हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लें, है ना। ये तो एरोबिक हो गया, एनारोबिक भी हम कर सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए हम एक तीसरा तरीका और चाहेंगे, क्या कि कभी भी रेन वाटर ड्रेन सीवेज ड्रेन से ना मिले। हाँ, अदरवाइज ये कि सेप्टिक टैंक वगैरह बनाना हम हाँ सब कुछ कर सकते हैं, बट सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये तब अच्छा होगा अगर उसकी कंसंट्रेशन अच्छी हो। अगर आपने रेन वाटर ड्रेन को और इस वाले ड्रेन के साथ मिल रखा, आपको बहुत सारी वॉल्यूम के साथ डील करना पड़ेगा। बेटर है जो क्लीन है उसको क्लीनली निकाल दो, साइफन ऑफ कर दो, और पूरे सीवेज के ड्रेन हो उस अलग हो। रेन वाटर ड्रेन से सीवेज का सिस्टम अलग हो, वरना हमारे यहाँ गलियों में क्या होता है, उसी ड्रेन, वो जो ड्रेन वाटर वाले जो ड्रेन्स हैं वो सीधे किस में मिल रहे होते हैं, सीवेज वाले ड्रेन में। हाँ, इसलिए तो लोग मर जाते हैं। रेन वाटर वाले ड्रेन ही तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। और तो फिर जब रेन होगी तो वो कहाँ जाएगा, वो सीवेज वाले में जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है सिटीज़ की, है ना। हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रेन वाटर ड्रेनेज जो पूरे साल एक्चुअली खाली रहेंगे और उन्हें बरसात से पहले हमें क्लीन करके रखना पड़ेगा, वो सिर्फ इस काम के लिए रहेंगे कि हमारा जो रेन वाटर है सीधे नदियों की तरफ साइफन ऑफ हो जाए, और जितना भी सीवेज है वो सब कुछ ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें चाहिए ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में होता क्या है, यही चीज़ होती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी थोड़ी ला रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली वो जो बॉयलिंग है और लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, उसमें जितनी एनर्जी खर्च हो रही है ना, उससे काफ़ी सस्ता है ये, है ना। लोग भी तो अब मतलब परेशान हो रहे हैं। हम जो हम मतलब यमुना से सीट वगैरह निकालने के लिए यमुना के जितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नहीं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ना सिर्फ उसको थोड़ी देर में साफ करने, उससे अच्छा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ, हमें करना ही है। हमारे जितने ड्रेन हैं उन सब ड्रेन के ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, थोड़ा सा वो नीचे से निकाल के गिराते हैं, बस उससे कुछ नहीं होगा। जगह लगानी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है सारे ड्रेन्स पे एरेशन एंड बायोफ्यूल दोनों चीज़ें करनी पड़े, है ना। कि हम बायोफ्यूल करके एक सर्टेन कंसंट्रेशन से नीचे लें जो न्यूट्रिशन है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बाकी सब फाउंटेन लगा के उसका एरेशन कर दें। हाँ, अगर दिल्ली के पास ये सोल्यूशन आ पाता है तो फिर पूरी दुनिया के लिए सोल्यूशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा पोल्यूशन कहीं नहीं है ना। फिर तो ह्यूमैनिटी का सोल्यूशन हो गया और यहाँ का सोल्यूशन हो गया, तो फिर तो बच गए हैं। हाँ, फिर विश्व गुरु बन सकते हैं, है ना। कि ये अगर हमने सोल्यूशन दे दिया इस पूरी प्रॉब्लम का, एक्चुअली वहाँ पे जो नंबर ऑफ सिटीज़ और लोग भी कर रहे हैं। हाँ, लोग कम है और ये सारी चीज़ें, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह सब लगाए, ये सारी चीज़ें हुई, है ना। अब हम इस डेंसिटी के साथ अगर लोगों को ले जा रहे हैं, है ना, तो वो अलग है। प्लस साबरमती भी ऐसा नहीं है कि एकदम प्रिस्टीन क्लियर वाटर्स हैं ना। हम मतलब क्लियर वाटर ना हमने कभी देखे नहीं है, ठीक है। मैंने देखे हैं। हाँ, आपने देखे हैं। आपने कहाँ देखे? नहीं, वो बहुत गंदा है। अच्छा, यूट्रोफिकेशन हो रखा है। नहीं, आप कभी जैसे ये सोनमार्ग, गुलमर्ग वगैरह जाओ ना, वहाँ पे जो नदी बस पहाड़ों से निकल रही होती है,
पहाड़ों हाँ वो वहाँ पे जो सोनमर्ग जो ग्लेशियर है वहाँ से सिंध नदी निकल रही है, SIND नहीं, सिंध नहीं, सिंध SIND। एक वो एक लोकल नदी है जो कि झेलम में मिल जाती है हमें, ठीक है। तो वो जो नदी निकल रही है वो बहुत एकदम क्लीन है, हद से ज़्यादा, मतलब इतनी क्लीन कि मैं मतलब 1 मीटर नीचे अपनी घड़ी निकाल के पानी के नीचे रख दी थी। मेरे को बड़ा एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर में मज़ा आ रहा था देखने में। कहाँ पर गए थे सर? मतलब वहीं कश्मीर में, अच्छा अच्छा। हाँ सोनमर्ग। अरुणाचल में क्लीन है पानी। होता है ना आपको कई जगह, जैसे मेघालय का कोई लेक आपने वो देखी होंगी फोटो कि हाँ नदी समझ ही नहीं आती बोट फ्लोट कर रही है कि नहीं, उतना क्लीन वाटर वो किसी ने देखा नहीं है ना। और ऐसी जगह मैंने देखा है। टूरिस्ट हाँ टूरिस्ट हाँ वो गंदा हो जाएगा, वो फोटो आनी नहीं चाहिए थी। हाँ, सही बात है। जैसे पर टूरिज्म आने की वजह से उनका लाइवलीहुड चला तो वो साफ करते हैं फिर वहाँ पे, हाँ ये क्योंकि वहाँ पे एक एरिया ऐसा है कि पता है, पूरा पूरा विलेज आपका वो tourism से सब कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर है। इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी जैसे ही वो है और सब खत्म। तो क्या है, पहले से ये सब करना पड़ेगा। लैंडफिल्स की प्रॉब्लम भी आ रही है कहाँ पे? हिल टाउन्स में। हाँ लोग हाँ पानी पे dump कर रहे हैं ना। राइट। नहीं वो तो वैसे ही डंप कर रहे हैं जैसे कि हर जगह डंप होता है। वहाँ पे क्या है, वो क्योंकि फिसल जाता है तो बड़े एरिया में फैल जाता है तो दिखाई देता है, आँखों में दिखाई देता है। दिल्ली में क्या है कि पहाड़ बन जाते हैं, यूँ पिरामिडल शेप सब कुछ वहीं कर दिया। बहुत गंदी आती है दूर से। कहाँ से? हमारे यहाँ कौशाम्बी में है ना, हाँ बहुत प्रॉब्लम दिल्ली है। में तो पूरे के पहाड़ वेलकम करते हैं सबसे पहले। अपने ने vultures पास आनंद है। है कौशाम्बी के लोग। वो नहीं वल्चर्स को वहाँ, वल्चर ही ईगल, हाँ उनको तो वहाँ मिल रहा है ना। हैं ईगल इज अ ड्रॉप प्रेडेटर और वहाँ पे उसको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है। मान लो आधी खाई हुई बोन्स उसको जो मिल रहा है, हाँ टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। ईगल नहीं मरते ज़्यादा, मरते हैं क्यों नहीं मरते? बहुत पॉपुलेशन है। हाँ बट क्योंकि न्यूट्रिशन इतना है ना। सर कबूतर भी ज़्यादा है ना सर अभी तो दिल्ली में। हाँ वो तो है। हमारे यहाँ पे अच्छा चलो, अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेजर कैसे करा जाए, इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं जनरली, ये चीज़ मेजर करने के लिए हम कुछ और मेजर करते हैं। हम मेजर करते हैं ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई क्या है, वो एक कॉलीफॉर्म टाइप का बैक्टीरिया, ऐसा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ना। ये इंडिकेशन देता है हमें कि वाटर के अंदर कितना बैक्टीरिया है, ठीक है। और उससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि कितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है या डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी कम हो गई है, ठीक है। हमें ये जितना भी वो मिलता है वो यहाँ से मिलता है। तो देखो ई कोलाई आपके नोट्स में लिखा है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज़ अ नॉन पैथोजेनिक, यहाँ पे नॉन पैथोजेनिक लिखा है। अब ये ना पिछली बार भी मेरे को डाउट था, ये पैथोजेनिक है ना। क्योंकि मैंने अब क्या कि हमारे, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मेरी जो किताब थी ना एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें मतलब इसके लिए टेक्नोलॉजीज हम सीख रहे थे, वहाँ पे गलती से उन्होंने ये लिखा है कि ये हार्मफुल नहीं है, बट जितने हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ का इंडिकेशन दे देता है ना। तो उस किताब में गलत था, मेरे दिमाग में ये बैठ गया, इसलिए मैंने some strains of यस नहीं, यहाँ पे विकिपीडिया पे आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हाँ दैट डू नॉट रिटेन क्रिस्टल स्टेन ग्राम पे नहीं करेंगे, मतलब वो दिख जाता है ना। दैट इज ये हाँ, मोस्ट ई कोलाई स्ट्रेन्स आर हार्मलेस बट पैथोजेनिक वेराइटीज कॉज सीरियस फूड पॉइजनिंग, सेप्टिक शॉक और मेनिंजाइटिस वगैरह वगैरह। अब देखो जो इसके बारे में लिखा है विकिपीडिया से मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि दीज आर जनरली हार्मलेस बट पैथोजेनिक वेराइटीज़, मतलब इनकी जो पैथोजेनिक वेराइटीज़ हैं कॉज सीरियस फूड पॉइजनिंग, सेप्टिक शॉक, मेनिंजाइटिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस,
ठीक है। तो ज़्यादातर हार्मलेस होंगे, लेकिन इनमें कई सारी ब्रीड्स हैं हार्मफुल है। तो मतलब उस किताब में भी पूरी तरह गलत नहीं था, बट क्या था कि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि वो जो किताब थी वो लैब की किताब थी। वो बस ये कह रही थी कि क्या कहते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये आपको इंडिकेट कर देता है कि बीओडी क्या है। हाँ वही। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जैसे मैं कह रहा था ना, अगर आप एमसीडी में हैं तो आपको करना क्या है, आपको बस एक लैब में जाकर ये चेक करना है ये कितने हैं, और उसने इंडिकेशन दे दिया बीओडी का, और उसने इंडिकेशन दे दिया न्यूट्रिशन का। साइंटिस्ट को भी एनरोल करते हैं। नहीं, हम नॉर्मल इंजीनियर पढ़ रहे थे, हम कौन सा साइंटिस्ट हो गए, है ना। ये तो इतना तो मतलब ये तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए ना। हाँ, ये बेसिक ट्रेनिंग है कि हम, और एक्चुअली पता है ये सब पता होना भी ज़रूरी नहीं है। वो एक टेस्ट ट्यूब में लेकर एक मशीन में डाला जाएगा, बटन दबाया जाएगा, वो बता देगा आपका बीओडी इतना आ गया। उसके पीछे की साइंस नहीं भी पता है तो भी चल जाएगा काम, वो नंबर देख लेंगे। इतना ही तो करना है हमें। क्या करना है कि पीछे ये क्यों मेजर करा था उन्होंने, क्या था हुआ ये, है ना। उसमें कर देगा, पानी लिया, उसमें स्ट्रेन डाला, ठीक है, उसको थोड़ा सा वो होने के लिए रख दिया कि वो मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाए, उसके बाद उसको वापस डाल दिया टेस्ट ट्यूब को एक मशीन में, उसको बता दिया भाई आपकी बीओडी इतने पीपीएम है, हो गया काम। समझे, इस तरीके से काम कर रहा है ये। तो वापस आ जाते हैं आपके नोट्स पर। तो हाँ बस ठीक है, ये आपको बीओडी बता देता है। एक बार आपको बीओडी पता लग गया, आपको पता है कि क्या करना है फिर उसके लिए, है ना। बस इतना ही है। इसके अलावा मैंने एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको बताई थी कि कुछ ये जो बीओडी है ना, ये फिर भी हमें नहीं, अब क्या है कि जितना भी न्यूट्रिशन होता है सब खाने लायक नहीं होता, ठीक है। और जो बैक्टीरिया की डेफिनेशन है, पॉपुलेशन है, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, खाने वाले बैक्टीरिया के ऊपर। तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो कि खाने लायक नहीं होता वो फिर भी रह जाता है, हमें एक्चुअली उसको भी हटाना होता है क्योंकि परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम पूरी चीज़ को ड्राई करते हैं मतलब एवपोरेशन करने शुरू कर देते हैं, उसका बॉइलिंग करते हैं। जो मटेरियल बचा, ठीक है, उसके बाद जो मटेरियल बचा उसके बाद उसका हीट ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि हाँ ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी टोटल, वो टोटल कार्बनिक मतलब कार्बन बेस्ड लाइफ की डिमांड है, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन है जो हमें करना होता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ पे हम जाते हैं कि ये पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट आता है कि पॉइंट सोर्स है ये पोल्यूशन का या नॉन पॉइंट सोर्स है, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब ये तो कहने का मतलब हमारे जो पोल्यूशन कॉज हो रहा है वाटर में, जो बायोलॉजिकल नेचर का है, वो कहाँ कहाँ से हो रहा है, क्या क्या देखेंगे, ठीक है। सीवेज, हम ऑर्गेनिक वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी है, इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, सीवेज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और कोई सीवेज, जनरली सीवेज लाइंस होती हैं, कंपनीज, ठीक है। और हम जब वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जनरली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, या तो रिवर्स के अंदर या लेक्स के अंदर। हाँ, ओशियन फिलहाल इतना बड़ा है कि उसका पोल्यूशन नहीं हो रहा है इंस्टेंट, मतलब हम कभी हम बस गार्बेज पैचेस किया, मतलब कहने का मतलब है हम, हाँ अभी उससे 100 साल दूर है कि ओशन में बदबू आना शुरू हो जाए। हो सकता है कभी ओशन में बदबू आना शुरू हो जाए, हाँ लग तो रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया, सीवेज लाइंस हो गई, इंडस्ट्री हो गया, और कोई चीज़, लैंडफिल ले लेते हैं, नेचुरल भी हैं, हाँ वो बाकी नेचुरल हो गए, ठीक है। अब जैसे एक नदी जा रही है, ठीक है, जैसे मैं ये यमुना नदी बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक इसमें ये हो रहा है, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है, ये जैसे ओखला हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, नोएडा, यहाँ पे
फरीदाबाद, ठीक है, यहाँ पे दूर जाके एक ड्रेन आता है और ये कहाँ से आ रहा है, गाजियाबाद से। ये तो शाहदरा ड्रेन है। हाँ ठीक है, इस टाइप का कुछ है सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ होंगी इसके ऊपर पीछे, जैसे यहाँ पर भी है, पूरी दिल्ली का ड्रेन कई सारे आ रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। और उससे पहले क्या है कि कई सारी फील्ड से आ रहा है, पानी बरसता है और इसमें जाता है, ठीक है, साहिबी नदी को गंदा कर देता है, वो नजफगढ़ ड्रेन बन जाती है, ठीक है। तो पहले तो यहीं से ग्रीन हो जाता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, फिर इसमें कई सारे दिल्ली के ड्रेन आते हैं, और फिर ये नजफगढ़ ड्रेन जो कि साहिबी नदी थी, जो इस यमुना नदी में मिल रही है, ये क्या है, गंदी हो जाती है। ऐसे कुछ शाहदरा ड्रेन के साथ हो रहा है, इसमें कई सारे नाले मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे यमुना नदी के साथ हो रहा है कि यहाँ पे इसके नॉर्थ में लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है ना, और वहाँ से पानी आ रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे आप, इसके ऊपर नदी होती है साफ, ठीक है, हाँ, वजीराबाद से ऊपर, और वहीं पे आखिरी बैराज है जहाँ से पाइपलाइन निकाली जाती है और लोगों को, दिल्ली के लोगों को पानी दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसमें आता है नजफगढ़ ड्रेन, और फिर यहाँ से बन जाती है बायोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, इसके बाद ये बन जाती है बायोलॉजिकल डिजास्टर। आप नदी के बारे में एक चीज़ समझ रहे हैं कि सर्टेन पॉइंट्स हैं जहाँ से नदी गंदी हो रही है ना, इसलिए जितने भी पोल्यूटेंट सोर्सेज हैं उन सबको हम पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स की तरह नापते हैं। नॉन पॉइंट सोर्स वो होगा जो लैंड से लगातार, ये पूरा इलाका, यहाँ पे जितनी बारिश हुई वो सारा पानी इसमें आएगा, है ना, और वो यूट्रोफिकेशन क्रिएट करेगा। यहाँ पे बारिश हुई, सारा का सारा पानी आएगा, न्यूट्रोफिकेशन क्रिएट करेगा। अब यमुना बड़ी है तो उसमें डाइल्यूशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक साफ है। साहिबी नदी छोटी है तो ये एकदम से गंदी हो जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे आपको ग्रीन मिल जाएगा, बट कहने का मतलब क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स भी पल्यूट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट सोर्स इमीडिएटली वो कर देते हैं। तो दोनों का नेचर अलग है, इसलिए हम करते क्या है, इन जितने भी ये जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं। क्या, एक तो पॉइंट सोर्सेज और एक नॉन पॉइंट सोर्सेज, समझ रहे हैं। पॉइंट सोर्सेज क्या हो गए, जो एक सर्टेन पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं, जैसे कि सीवेज लाइन हो गई, ठीक है, या इंडस्ट्रियल सीवेज की एक लाइन हो गई, ठीक है। फिर आते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज, वो क्या हो गए, ये कि एग्रीकल्चर से जैसी चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो देखो इस पे जाओ, अंडरस्टैंडिंग पोल्यूशन के ऊपर, कि द सोर्सेज ऑफ रिवर पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज, या तो पॉइंट सोर्स, ठीक है, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन वेयर पोल्यूशन लोड कैन बी मेजर्ड। यहाँ पे मेजरमेंट हो पा रही है, क्यों, आपको पता है कि हमने कितना ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ड्रेन आउट कर दिया नदी के अंदर, है ना। फिर वेयर द पोल्यूटेड एंटर द वाटर सोर्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, जैसे म्यूनिसिपल नाला डिस्चार्ज, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज, है ना, ओखला से यहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया, ठीक है। जो दिल्ली का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन सारी चीज़ों को मतलब हाँ बताने के लिए। फिर ये कैसे कैसी चीज़ें हो सकती हैं इस पॉइंट सोर्सेज से, जनरली क्या आता है, अनट्रीटेड सीवेज आता है, नजफगढ़ ड्रेन आ गया, है ना। फिर हैवी मेटल पोल्यूशन आता है, ठीक है, जैसे पेपर की कोई मिल है, वहाँ से पानी आ रहा है, वो उसमें काफ़ी पानी लगता है ना, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में। क्यों, पल्प बनाने के लिए, है ना। उन्होंने बहुत सारा फाइबर लिया, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, उसको पानी में मिलाकर उसका पल्प बनाया, और फिर पल्प से अलग अलग करके लेयर्स में पेपर अलग कर लिया, है ना। तो पानी बहुत लगता है, और इन सबको डिज़ोल्व करने के लिए, वाइटनिंग के लिए, पेपर की वाइटनिंग के लिए बहुत केमिकल्स लगते हैं, है ना। तो काफ़ी पैसा लग जाता है इसमें। हाँ बिल्कुल। इस तरह सोचो, एक और चीज़, ये सुपर वाइट पेपर है ना, इसको किसी बच्चे ने खा लिया, और जो पुराने वो पेपर आते थे ना रैग वाले, या मान लो इससे शुगर केन के पल्प से जो बने पेपर, है ना, जिसमें मान लो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई है, या शुगर केन की उससे बनी हुई पत्तल, है ना, उसको किसी बच्चे ने मुंह में ले लिया, इससे ज़्यादा बड़ा खतरा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाइटनिंग एजेंट्स लगे हैं, ब्लीचिंग लगी है। यस, इस पेपर नहीं, खाना नहीं चाहिए,
खाने को तो खाया जा सकता है। नेचुरल वाइट नहीं नेचुरल वाइट नहीं है ये। नेचुरल वाइट तो आप कैसे हो सकता है? वुड देखो ना क्या कलर होता है ना, ऑफ वाइट होता है। ठीक है, अगर ऑफ वाइट है तो वो नेचुरल कलर है ना। यहाँ पे ब्लीचिंग है ये पेपर की। ठीक है, तो इस तरीके का पॉल्यूशन हो जाता है, हैवी मेटल पॉल्यूशन वगैरह होगा। फार्मा कंपनीज हैं कि बहुत सारा पॉल्यूशन करती हैं। ये एक न्यूज़ थी पुरानी कि रिसर्चर्स फ्रॉम IIT दिल्ली एंड नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, ये 2 लोग मिले थे और उन्होंने कलेक्ट करा था 6 साल तक सैंपल 25 किलोमीटर की स्ट्रेच पे, ये यहीं पे दिल्ली में। उन्होंने देखा था कि फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है जो वेस्ट है। अब ये कैसे आ रहा है? कई लोगों ने तो कहा कि भाई इंडस्ट्री कर रही है, और कुछ एक और थ्योरी है क्या कि दिल्ली के लोग बिना डॉक्टर के पास जाए खूब सारी दवाई खा रहे हैं और वो सीवेज के थ्रू आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। एनीवे, फिर आते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। ये क्या है? नॉन मेजरेबल सोर्सेज है। बारिश हुई, कितना पानी आया हमें नहीं पता, है ना, या उन्होंने कितना पेस्टिसाइड छिड़का था हमें नहीं पता, या कितना फर्टिलाइजर छिड़का था हमें नहीं पता, है ना। तो वो चीज़ हो गई। तो जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ, एसिड रेन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हर जगह से आएंगे। जैसे यहाँ पर हो गया ना, दिल्ली है ये नदी, दिल्ली मतलब शहर है और यहाँ पे बहुत सारे ड्रेन दूसरे भी आ रहे होंगे, वो मान लो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स है ना। वो चीज़ हो गई। ठीक है, एग्रीकल्चर, बेदिंग घाट्स हो गए, है ना। सॉलिड वेस्ट डंपिंग होगी, सॉलिड वेस्ट डंपिंग हर जगह होगी, क्योंकि नदी के अलोंग हर जगह लोग उसके पास आते होंगे पानी लेने या कुछ करना, है ना। हाँ, रिलीजियस ऑफरिंग हो गई। ठीक है, चलो बस यही है, बाकी करते हैं कल। ओके।